अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। हमारा आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही स्पेशल है, तो सीट बेल्ट्स बांध लीजिए क्योंकि हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। बच्चों, ये ऐसा टॉपिक है जो उन लोगों को भी पसंद आता है जो फिजिक्स नहीं पढ़ते, यानी कि जो ले मैन है, जो कॉमन मैन है, उसको भी इस टॉपिक से इंटरेस्ट है। साइंस की दुनिया में बहुत सारे साइंटिस्ट पैदा हुए हैं, लेकिन शायद दुनिया में कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जो आइंस्टाइन और न्यूटन को नहीं जानता होगा। बाकी किसी को शायद आप जानते हो या ना जानते हो, लेकिन कम से कम तमाम लोग न्यूटन और आइंस्टाइन को जरूर जानते हैं। तो बच्चों, आइंस्टाइन के नाम से आपको पता चल गया होगा कि हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो सबसे पहले इस लेक्चर में इस चैप्टर का हम इंट्रोडक्शन लेंगे कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की जरूरत क्यों आइंस्टाइन को पेश आई, वो क्या सर्कमस्टांसेस थे, वो क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे जिसकी वजह से आइंस्टाइन ये सोचने पर मजबूर हुआ। बच्चों, ये कहानी शुरू होती है 1905 से। 1905 में आइंस्टाइन ने अपने 4 मशहूर पेपर पब्लिश किए। इन पेपर्स ने जहां साइंस की तकदीर बदल दी, वहां एक इनकलाब भी बर्पा किया, और आम लोगों के साथ साथ उस जमाने में बहुत सारे जो काबिल साइंटिस्ट थे वो भी इस चेंज को बड़ी आसानी से एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे। इन लोगों में आइंस्टाइन का अपना टीचर मैक्स प्लांक, जिसने सबसे पहले क्वांटा का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया, वो भी इस चेंज को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था और इसे एक यंग मैन के ख्यालात करार दिया जा रहा था। दुनिया इसे एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थी। बच्चों, इन 4 पेपर्स में एक पेपर जो है वो था स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में। बच्चों, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने स्पेस और टाइम के बारे में हमारी जो सोच है उसको यकसर तब्दील कर दिया। पहले जमाने में आइंस्टाइन से पहले या स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से पहले हम ये समझते थे कि टाइम एक ऐसी चीज है जो बैकग्राउंड में चलती जा रही है और इसमें कोई इलास्टिसिटी नहीं है। चाहे कोई ऑब्जर्वर रेस्ट पे है या मूव कर रहा है, वो किसी भी स्टेट में है, किसी भी हालत में है, सबके लिए टाइम एक जैसा होता है। लेकिन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग टाइम सब ऑब्जर्वर के लिए एक जैसा नहीं होता, डिपेंड करता है आपकी स्टेट के ऊपर, और अगर आप मूव कर रहे हैं तो आप कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं इस बात पे भी डिपेंड करता है। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, टाइम डायलेशन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह, वो सारा कुछ डिटेल से पढ़ेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। जब हम टाइम डायलेशन पढ़ते हैं तो इस तरह हम जो है वो ट्विन पैराडॉक्स पढ़ते हैं, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन पढ़ते हैं, तो ये बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम जो हमारी क्लासिकल रिलेटिविटी है हम उसको देखेंगे। ठीक है जी। हमारी जो रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट चूंकि पहले से मौजूद था, रिलेटिविटी पहले से ही मौजूद थी, जिसको हम गैलीलियन रिलेटिविटी या क्लासिकल रिलेटिविटी कहते हैं। अभी हम पहले बात करेंगे कि वो क्या वजह थी जिस वजह से आइंस्टाइन ये सोचने पर मजबूर हुआ, ओरिजिन क्या था जिसकी वजह से आइंस्टाइन ये सोचने पर मजबूर हुआ कि टाइम एक डायनेमिकल क्वांटिटी है, टाइम में चेंजिंग्स हो सकती हैं, टाइम कोई उस तरह की कांस्टेंट चीज़ नहीं है जैसा कि बचपन से शुरू से हमारी ज़िंदगियों में ये चीज़ हमारी हड्डियों में रची बसी है कि टाइम एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है। ये एक ऐसा समंदर है जो एक ही डायरेक्शन में चलता जा रहा है। बच्चों, आइंस्टाइन जब 16 साल का टीनएजर लड़का था तो वो अक्सर ये सोचता था कि अगर मैं स्पीड ऑफ लाइट को, अगर मैं लाइट बीम को चेज करूं, यानी कि एक लाइट बीम जा रही है और मैं उसके पीछे भागना शुरू कर दूं, और अगर मेरी स्पीड बढ़ती जाए तो एक ऐसा टाइम आएगा जब मेरी स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो जाएगी, मैं स्पीड बीम ऑफ लाइट को कैच कर लूंगा, तो उस वक्त मुझे दुनिया कैसी नजर आएगी। ये सोच आइंस्टाइन को बहुत परेशान करती थी, क्योंकि हम चीजों को देखने के लिए लाइट का इस्तेमाल करते हैं, और अगर हम लाइट के साथ मूव करना शुरू कर दें तो फिर हमें दुनिया कैसी नजर आएगी। तो यहां पर आकर आइंस्टाइन स्टक हो जाता था। अब मैक्सवेल इक्वेशंस या मैक्सवेल थ्योरी जो है उसके अकॉर्डिंग आप लाइट बीम को कैच नहीं कर सकते, लेकिन अकॉर्डिंग टू न्यूटन के जो मैकेनिक्स है उसके मुताबिक अगर आप किसी चीज पर फोर्स लगा रहे हैं तो
फोर्स लगाने से उसकी स्पीड में इजाफा होगा। अगर आप फोर्स मुसलसल बढ़ाते जाएं तो उसकी स्पीड भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, अब न्यूटन की जो क्लासिकल मैकेनिक्स है वो फोर्स पर और स्पीड पर कोई अपर लिमिट नहीं लगाती, यानी कि आप स्पीड बढ़ाते जाएं स्पीड बढ़ती जाएगी, यानी कि स्पीड की कोई अपर लिमिट नहीं है। आप फोर्स इन्फिनिटी कर दें, स्पीड भी इन्फिनिटी हो जाएगी। इसका मतलब है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन आप लाइट बीम को कैच कर सकते हैं, आप किसी भी स्पीड से मूव कर सकते हैं, इवन आप स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर सकते हैं, आप स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा स्पीड से मूव कर सकते हैं। लेकिन मैक्सवेल इक्वेशंस जो हैं वो हमें रोकती हैं। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल इक्वेशंस, अगर आप स्पीड ऑफ लाइट से मूव करना शुरू करेंगे तो लाइट आपके लिए स्टेशनरी हो जाएगी। आपको पता है रिलेटिविटी, सिंपल रिलेटिविटी क्या होती है कि अगर दो ऑब्जेक्ट सेम स्पीड से मूव कर रहे हो तो वो एक दूसरे के हिसाब से क्या हो जाते हैं, स्टेशनरी हो जाते हैं। अगर आप स्पीड ऑफ लाइट से मूव करना शुरू कर देंगे तो लाइट आपके लिए क्या हो जाएगी, लाइट आपके लिए स्टेशनरी हो जाएगी। अगर लाइट आपके लिए स्टेशनरी हो जाएगी तो ऐसी तो कोई हमारे पास एग्जांपल नहीं है कि जिसमें हम ये कह सकें कि लाइट स्टेशनरी है, जिसे आप अपने हाथ में ऐसे अपनी मुट्ठी में बंद कर सकते हैं। लाइट इज नेवर स्टेशनरी, फोटॉन्स आर नेवर एट रेस्ट। अब आइंस्टाइन के पास दो रास्ते थे, या तो वो नई डेवलप हुई मैक्सवेल थ्योरी को फॉलो करता, नंबर 1, और या वो कई सालों से चलती आ रही बहुत पुरानी न्यूटन की जो थ्योरी है उसके पीछे जाता। तो आइंस्टाइन ने वहां पर बहुत ही ब्रेव स्टेप लिया। उसने बजाय बहुत पुरानी और बहुत स्ट्रॉन्ग क्लासिकल मैकेनिक्स और न्यूटोनियन मैकेनिक्स को छोड़कर उसने जो नई अभी डेवलप हुई थी मैक्सवेल थ्योरी, मैक्सवेल इक्वेशंस, उनको फॉलो किया, और इसके जो रिजल्ट्स थे वो पूरी दुनिया के लिए हैरानकुन थे, जिसको हमने टाइम डायलेशन और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की शक्ल में देखा। तो बच्चों, यहाँ पर हमने सिंपल इंट्रोडक्शन लिया कि स्पेशल रिलेटिविटी की ज़रूरत हमें क्यों पेश आई। अब नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है उसमें हम देखेंगे कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या फ़र्क होता है। इसके अलावा जो गैलीलियन रिलेटिविटी है या सिंपल रिलेटिविटी है वो क्या होती है। जी बच्चों, कैसे हैं हम सब लोग। हमने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वाला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है और इस चैप्टर में अभी हम करने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। बच्चों, जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात आती है तो हमें हमारे सामने वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम आता है जिसमें 3 परपेंडिकुलर लाइन होती हैं इस तरह से, x, y और z, और उसके अंदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक ऐसा फ्रेम होता है, एक ऐसा प्लेन ऑफ रेफरेंस होता है जिसके अंदर हम किसी भी इवेंट की, किसी भी पॉइंट की लोकेशन और किसी भी इवेंट की लोकेशन के साथ साथ किस टाइम पर वो इवेंट हो रहा है वो भी बयान कर सकते हैं। अब ये बातें बहुत ही मुश्किल हैं। अगर मैं बहुत सिंपल आपको डिस्क्राइब करूं तो मैं अगर एक आसान सी मिसाल दूं, आप अपने कमरे में बैठे हैं, सोफे के ऊपर बड़े आराम से रेस्ट में हैं, आप पर लगने वाली नेट फोर्स 0 है, आपका एक्सेलरेशन 0 है, तो वो आपका कमरा ही आपके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। या इस तरह अगर आप गाड़ी में बैठे हैं और वो गाड़ी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करती हुई जा रही है तो वो गाड़ी ही आपका इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है बच्चों? अगर आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट पे हो, ठीक है, या मूव कर रहा हो विद यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि दोनों सूरतों में एक्सेलरेशन क्या है? 0। तो अगर आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सेलरेशन 0 है तो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये आपका रूम भी हो सकता है, ये लेबोरेटरी को भी आप ले सकते हैं, आप किसी भी चीज़ को जिसमें आप मूव कर रहे हैं, आप गाड़ी में है तो गाड़ी आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो बच्चों, हमारी जो अर्थ है ये परफेक्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो नहीं है, लेकिन आइडियली हम इसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानते हैं। तो अर्थ वैसे एक्सेलरेटेड होती है लेकिन हम इसको निगलेक्ट करते हैं और आइडियली हम सो कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लेते हैं अपनी अर्थ को। तो सिंपल हमने याद रखना है कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें आपका एक्सेलरेशन 0 होता है। इसके बाद हमारे पास आता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बच्चों, ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो एक्सेलरेटेड होता है, जिसमें एक्सेलरेशन होता है, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है हमारे पास नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो हमारी जो क्लासिकल रिलेटिविटी है या गैलीलियन रिलेटिविटी है, ये कहती है कि आपके जितने भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है, चाहे वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहे हैं या रेस्ट पे हैं, आप किसी भी क्लासिकल मैकेनिक्स के कानून को, किसी भी क्लासिकल मैकेनिक्स के लॉ को
एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो उसके रिजल्ट्स आएंगे, दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी उसके रिजल्ट वही आएंगे। मिसाल के तौर पर हमारे पास जो क्लासिकल मैकेनिक्स के लॉज हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, वगैरह वगैरह। तो ये लॉज आपको हर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सेम रिजल्ट देते हैं, रिगार्डलेस कि आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो रेस्ट पे है या आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी मूव कर रहा है। लेकिन शर्त यह है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होना चाहिए, इनर्शियल होना चाहिए। तो आपके पास जितने भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं, हर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्लासिकल मैकेनिक्स के तमाम लॉज आपको सेम रिजल्ट देते हैं। बच्चों बज़ाहिर ये हो सकता है कि कॉन्सिक्वेंसेस डिफरेंट हो, बज़ाहिर जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हो सकता है कि वो भी डिफरेंट हो, आप चीज़ों को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में ये चीज़ है कि आपके सामने जो रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है, उन रिजल्ट्स के लिए ये जरूरी नहीं है कि तमाम ऑब्जर्वर इवेंट्स को एक ही तरह से देख रहे हो सकता है कि मुझे जो इवेंट नजर आ रहा है मुझे वो डिफरेंट नजर आ रहा है क्योंकि मैं उसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख रहा हूं। एक दूसरा ऑब्जर्वर है, उसकी स्टेट डिफरेंट है, वो उसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख रहा है, लेकिन हमारे दोनों के फ्रेम इनर्शियल हैं, इसलिए हम दोनों को रिजल्ट सेम मिलेगा। सो ये जरूरी नहीं है कि बाहर जो चीजें आपको नजर आ रही हैं, क्योंकि साइंस में फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात होती है। साइंस पे इस चीज पे बात नहीं होती कि जो आपको नजर आ रहा है वही फैक्ट है। साइंस में हम बात करते हैं मेजरमेंट के ऊपर। तो हमारी जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो भी इसी बात के ऊपर बेस करती है कि बाहर दो डिफरेंट ऑब्जर्वर को जो दो डिफरेंट फ्रेम में हो, उनकी मेजरमेंट एक दूसरे से डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन जो हमारे लॉज ऑफ फिजिक्स हैं या जो हमारे क्लासिकल मैकेनिक्स के लॉज हैं वो सेम रिजल्ट्स देंगे। तो इसको हम बोलते हैं सिंपल रिलेटिविटी या गैलीलियन रिलेटिविटी। हम एक एग्जांपल ले सकते हैं। आप देख रहे हैं कि एक बच्चा है और वो एक गाड़ी के पिछले हिस्से में खड़ा हुआ है। बच्चा क्या करता है, वो बच्चा एक बॉल को ऐसे थ्रो करता है। गाड़ी मूव कर रही है यूनिफॉर्म स्पीड से, यानी कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो बच्चा वो थ्रो करता है बॉल को यूं करके, ठीक है। अब एक दूसरा आदमी है, वो ग्राउंड पे खड़ा है और वो भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्योंकि रेस्ट पे है, वो भी इस इवेंट को देख रहा है। अब ये जो बच्चा गाड़ी में खड़ा है, गाड़ी मूव कर रही है, बच्चा ऐसे बॉल ऊपर फेंकता है और वो बॉल स्ट्रेट उसके हाथों में वापस आ जाती है। तो उसको यही लगता है कि बॉल बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर गई है और बिल्कुल स्ट्रेट ही नीचे वापस आई है, बिल्कुल सही लगता है उसको। लेकिन जो बंदा ग्राउंड पे खड़ा ये सारा इवेंट देख रहा है, उसके लिए जब बच्चे ने बॉल थ्रो की तो गाड़ी एक जगह पे थी, जब उसने बॉल कैच की तो गाड़ी दूसरी जगह पे थी। तो उसको लग रहा है कि जो बॉल है वो इस तरह मूव कर रही है, वो एक पैराबोला बना रही है, यूं करके मूव कर रही है, ठीक है। अब देखें दोनों को वो एक ही इवेंट, क्योंकि दोनों डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो दोनों को एक ही इवेंट डिफरेंट तरह से नजर आ रहा है। लेकिन अगर आप इसके रिजल्ट्स निकालेंगे, अगर आप उस बॉल का मोमेंटम निकालेंगे, एनर्जी निकालेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी निकालेंगे, तो सारी चीजें सेम निकलेंगी। तो इन दोनों ऑब्जर्वर में से कौन ठीक है? दोनों ही ठीक है, क्योंकि दोनों के फ्रेम डिफरेंट है, इसलिए दोनों ही अपनी अपनी जगह पर ठीक है। तो ये हमारी सिंपल रिलेटिविटी या क्लासिकल रिलेटिविटी है। तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा इंशाल्लाह, उसमें हम देखेंगे पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं हम सब लोग? बच्चों हमने रिलेटिविटी वाला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है और आज हमारा सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का इंट्रोडक्शन लिया और हमने देखा कि इस थ्योरी की हमें ज़रूरत क्यों पेश आई, वो क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे जिनकी बुनियाद पर आइंस्टाइन ये सोचने पर मजबूर हुआ कि स्पेस और टाइम दो अलग चीज़ें नहीं हैं, बल्कि स्पेस और टाइम इंटेंगल्ड क्वांटिटीज़ हैं। स्पेस और टाइम आपस में इस तरह से इंटरलिंक्ड होते हैं जिस तरह कपड़े के दो धागे आपस में होते हैं। तो बच्चों आज इस सेकंड लेक्चर में हम चूंकि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अब स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो इसके जो पोस्टुलेट्स हैं वो बहुत ज़रूरी है उनको डिस्कस करना। तो आज इस लेक्चर में हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के पोस्टुलेट्स को डिस्कस करेंगे और फिर हम उनके फिजिकल इंटरप्रिटेशन करेंगे, उनके मीनिंग्स को हम समझने की, जानने की कोशिश करेंगे। तो ये लेक्चर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बेसिक के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट पोस्टुलेट से। जो सबसे पहला पोस्टुलेट है इसको हम प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी भी बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस पोस्टुलेट, the laws of physics are same for all observers in all inertial frame of references। इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको ये बात बताता चलूं कि बच्चों हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, जिन चीज़ों से हम वाकिफ हैं, हमने आमतौर पर देखा है कि हमारे इर्द गिर्द जो चीज़ें मूव कर रही हैं वो नॉर्मल स्पीड के साथ मूव कर रही हैं।
स्पीड ऑफ लाइट के साथ चीजें हमारे इर्द गिर्द मूव नहीं कर रही है, बहुत ज्यादा स्पीड के साथ, इतनी स्पीड जो अप्रोचेबल टू स्पीड ऑफ लाइट हो, इतनी स्पीड के साथ चीजें हमारे इर्द गिर्द मूव नहीं कर रही। तो जब किसी ऐसी चीज से हमारा वास्ता पड़ता है जो बहुत ज्यादा स्पीड से मूव कर रही हो, तो वो किस तरह से बिहेव करती है, ठीक है, उसके लिए टाइम क्या होगा, उसके लिए लेंथ क्या होगी, ये सारी चीजें हमारे लिए नहीं होती हैं, हम इनसे वाकिफ नहीं है। एक और बात आपको बताता चलूं कि साइंस जो है बच्चों, साइंस में कॉमन सेंस नहीं चलती, साइंस में फैक्ट्स, फिगर्स और मेजरमेंट्स होते हैं। जब साइंस में हम बात करते हैं तो हम फैक्ट्स के ऊपर बात करते हैं, हम मेजरमेंट्स के ऊपर बात करते हैं, कॉमन सेंस के ऊपर बात नहीं करते। इसलिए जब हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं चीजों को, किसी चीज को हम देख रहे होते हैं, हमारी कॉमन सेंस क्या कह रही है, ये एक अलग चीज है, लेकिन हकीकत में वो क्या है, वो जो रियलिटी है किसी भी चीज की या किसी भी फिनोमेना की जो आप देख रहे हो, उसकी रियलिटी डिपेंड करती है मेजरमेंट्स के ऊपर, उसकी रियलिटी डिपेंड करती है फैक्ट और फिगर्स के ऊपर। रियलिटी कभी भी कॉमन सेंस पे डिपेंड नहीं करती। ये जरा चीज आपने जहन में रखनी है। अब जरा जो फर्स्ट हमारा पोस्टुलेट है, जिसको हम प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी भी बोलते हैं, इसकी फिजिकल मीनिंग्स क्या है, जरा इसको समझ लेते हैं। बच्चों, हमने पिछले लेक्चर में इनर्शियल फ्रेम का कॉन्सेप्ट दिया था। हमने कहा था कि कोई भी ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें एक्सेलरेशन जीरो हो, यानी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस या तो रेस्ट पे हो और या मूव कर रहा हो विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। अब ये प्रिंसिपल हमें बताता है कि जितने भी लॉज हैं फिजिक्स के, चाहे वो लॉज ऑफ मैकेनिक्स हो, वो लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म हो, वो लॉ ऑफ ऑप्टिक्स हो, जितने भी लॉज हैं फिजिक्स के, एक हमारा लॉ जो रिजल्ट एक इनर्शियल फ्रेम में दे रहा है, वो लॉ वही रिजल्ट दूसरे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देगा अगर कंडीशंस को सेम रखा जाए। इसका मतलब यह है कि आप एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को दूसरे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। हम दो डिफरेंट इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में डिफरेंस नहीं कर सकते। तमाम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक तरह से बिहेव करते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर फिजिक्स के लॉज एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक तरह के रिजल्ट दे रहे हैं, तो दूसरे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी वो उसी तरह के रिजल्ट देंगे। अब यहां पर एक चीज को समझना बहुत जरूरी है। इस बात का हरगिज मतलब ये नहीं है कि जो मेजरमेंट आपके पास एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आ रही है, वही मेजरमेंट आपके पास दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आएंगी। ऐसा नहीं है बच्चों, मेजरमेंट डिफरेंट हो सकती हैं। एक ऑब्जर्वर जो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, वो दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होने वाले किसी इवेंट को अगर मेजर कर रहा है, तो हो सकता है कि उसकी मेजरमेंट उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मौजूद किसी दूसरे ऑब्जर्वर से डिफरेंट हो। इसका मतलब है कि दो डिफरेंट फ्रेम्स में मौजूद दो डिफरेंट ऑब्जर्वर के लिए एक इवेंट की मेजरमेंट मुख्तलिफ हो सकती हैं, लेकिन लॉज ऑफ फिजिक्स का बिहेवियर सेम होगा। लॉज ऑफ फिजिक्स जो है वो सेम बिहेव करेंगे, वो एक ही तरह से बिहेव करेंगे, ठीक है, लेकिन जो आपकी मेजरमेंट्स हैं वो डिफरेंट फ्रेम में डिफरेंट हो सकती हैं। बच्चों, ये जो प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी है ये ऑलरेडी मौजूद था, जिसे हम कहते थे गैलीलियन प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी या क्लासिकल प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी। लेकिन गैलीलियन प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी में सिर्फ एक ही बात थी, वो थी लॉज ऑफ मैकेनिक्स, कि लॉज ऑफ मैकेनिक्स आर सेम इन ऑल फ्रेम ऑफ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। अब आइंस्टाइन ने क्या किया, आइंस्टाइन ने गैलीलियो के इस आइडिया को एक्सटेंड किया। आइंस्टाइन ने कहा कि ना सिर्फ लॉज ऑफ मैकेनिक्स बल्कि नए नए डेवलप हुए लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड लॉ ऑफ ऑप्टिक्स। आइंस्टाइन ने गैलीलियो ने कहा था कि सिर्फ लॉज ऑफ मैकेनिक्स, आइंस्टाइन ने इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दिया। उसने कहा नहीं, जितने भी लॉज हैं फिजिक्स के, मैकेनिक्स के अलावा बाकी जितने भी लॉज हैं, वो सब भी आपको एक जैसा रिजल्ट देते हैं। शर्त यह है कि आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होने चाहिए, ऑब्जर्वर इनर्शियल होने चाहिए। यहां से हमें एक और बात समझ आती है, वो हमें यह समझ आया है कि बच्चों, दुनिया में कोई एब्सोल्यूट रेस्ट या एब्सोल्यूट मोशन जैसी टर्म नहीं है, क्योंकि जितने भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं वो सारे एक जैसे हैं, उनमें आप फर्क नहीं कर सकते। अगर आप उनमें फर्क नहीं कर सकते तो आप मोशन में और रेस्ट में भी फर्क नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि कोई ऑब्जेक्ट एब्सोल्यूट रेस्ट पे है, आप ये नहीं कह सकते कि कोई ऑब्जेक्ट एब्सोल्यूट मोशन में है। जब भी आप कहेंगे, आप ये कहेंगे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रिलेटिव टू समथिंग रेस्ट पे है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो रिलेटिव मोशन में है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू समथिंग वो मूव कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जितने भी हमारे स्टेट्स हैं, चाहे वो रेस्ट है या मोशन है, ऑल द स्टेट्स आर रिलेटिव। सो हम कह सकते हैं ऑल
states are all states are relative। ठीक है, इसका मतलब है कि there is no concept of absolute rest or absolute motion। तो we can say there is no absolute rest और मोशन। बच्चों एब्सोल्यूट रेस्ट या एब्सोल्यूट मोशन नाम की कोई चीज नहीं होती, सारे मोशंस रिलेटिव होते हैं। क्लियर हो गया? तो बच्चों ये है हमारा फर्स्ट पास्टुलेट जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी। उसके बाद हमारा सेकंड पास्टुलेट है दैट इज अबाउट स्पीड ऑफ लाइट। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पर आपको एक और एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ कि इस प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी का क्या मतलब है, और आई होप कि इस एग्जांपल के बाद आपको बहुत अच्छा समझ आ जाएगा। बच्चों फर्ज कर लें कि आप स्पेस में हैं, ठीक है, आपने स्पेस सूट पहना हुआ है और उस स्पेस सूट के हेड से, यहाँ से इस जगह से एक लाइट निकल रही है, एक लाइट ब्लिंक कर रही है, बार बार जल रही है, बुझ रही है। फर्ज करें कि उस लाइट का जो कलर है वो रेड है, आप स्पेस में मूव कर रहे हैं। आपको पता है कि स्पेस एक परफेक्ट इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। बच्चों आप इस तरह से आ रहे हैं और वो लाइट आपके माथे से, आपके हेड से यूं ब्लिंक करती हुई आ रही है, ठीक है। एक दूसरा ऑब्जर्वर है, उसने भी स्पेस सूट पहना हुआ है, वो आपको ऑब्जर्व कर रहा है। अच्छा, उसके माथे से भी एक लाइट निकल रही है, ब्लिंक कर रही है, वो लाइट ग्रीन है। अच्छा, आप क्या महसूस करते हैं? जो जो आपके करीब आता है आप यूं महसूस करते हैं कि दूर से एक ग्रीन कलर की लाइट आपकी तरफ मूव करती हुई आ रही है। आप खुद को रेस्ट में फील कर रहे हैं और आप ये फील कर रहे हैं कि दूर से एक लाइट ग्रीन कलर की ब्लिंक करती हुई आपकी तरफ बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। अब उसको क्या लगता है? उसको ये लग रहा है कि दूर से एक रेड कलर की लाइट ब्लिंक करती हुई उसकी तरफ आ रही है। आप दोनों मूव करते हुए आ रहे हैं और दोनों एक दूसरे से यूं करके आप पास होते हैं। अब वो कह रहा है कि मैं रेस्ट में हूं, आप मूव कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि आप रेस्ट में हैं, वो मूव कर रहा है। कौन ठीक है? आप दोनों ही ठीक हैं, क्योंकि आप दोनों रिलेटिव मोशन में हैं। आप मूव कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू हिम, वो मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू यू। सो आप दोनों ही मूव कर रहे हैं, लेकिन आप दोनों ही रिलेटिव मोशन में हैं। और आप दोनों को लगता है कि आप रेस्ट में हैं, वो मूव कर रहा है। उसको लगता है कि मैं रेस्ट में हूं, आप मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों ही ठीक हैं, क्योंकि दोनों ही आप रिलेटिव मोशन में हैं। चलो, अब हमारा सेकंड पोस्टुलेट है द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम हैज द सेम वैल्यू इन ऑल इनर्शियल फ्रेम्स इन ऑल डायरेक्शन। इसका मतलब बच्चों, स्पीड ऑफ लाइट जो है ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ठीक है, और इसकी वैल्यू जो है वो अप्रॉक्सीमेटली, इसको हम c से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये अप्रॉक्सीमेटली 3 × 10⁸ 8 मीटर पर सेकेंड है। इसका मतलब है आप किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो, आप स्पीड ऑफ लाइट को हमेशा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही मेजर करोगे, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। आप किसी भी फ्रेम में हो, ठीक है, किसी भी इनर्शियल फ्रेम में हो, ठीक है, ना तो स्पीड ऑफ लाइट इससे कभी ज्यादा होगी और ना इससे कम होगी। इसका मतलब ये है कि स्पीड ऑफ लाइट जो है ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है। इसको हम कह सकते हैं अल्टीमेट स्पीड ऑफ यूनिवर्स। ठीक है बच्चों, ये क्या है? ये यूनिवर्स की अल्टीमेट स्पीड है। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो मास रखता है वो कभी भी स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा स्पीड से, बल्कि स्पीड ऑफ लाइट के बराबर स्पीड से भी मूव नहीं कर सकता। बच्चों, कोई भी ऐसा पार्टिकल दुनिया में, कोई भी ऐसा पार्टिकल, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन, कोई ऐसा पार्टिकल जिसका मास हो, वो कभी भी इस स्पीड को अप्रोच नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसका मतलब है कि स्पीड ऑफ लाइट जो है ये अल्टीमेट स्पीड है यूनिवर्स की, और ये सारे वैक्यूम में या इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सारे ऑब्जर्वर के लिए एक जैसी है। चाहे आप स्पीड ऑफ लाइट की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, फिर भी आप स्पीड ऑफ लाइट को यही मेजर करोगे, और चाहे आप स्पीड ऑफ लाइट के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, फिर भी आप स्पीड ऑफ लाइट को यही मेजर, स्पीड ऑफ लाइट की यही वैल्यू आएगी हर डायरेक्शन में। ये देखें, इन ऑल इनर्शियल फ्रेम्स इन ऑल डायरेक्शंस। आम जो हमारी रिलेटिविटी है उसके मुताबिक
जब आप किसी ऑब्जेक्ट के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं तो आपके और उसकी स्पीड ऐड हो जाती है, इसको हम रिलेटिव स्पीड बोलते हैं। और जब आप दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं तो दोनों की स्पीड एक ही दूसरे के लिहाज से नेगेटिव माइनस हो जाती है, ठीक है। लेकिन स्पीड ऑफ लाइट के साथ ऐसा नहीं है। आप स्पीड ऑफ लाइट की डायरेक्शन में मूव कर रहे हो या स्पीड ऑफ लाइट के ऑपोजिट मूव कर रहे हो, आप हमेशा, अगर आप इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हैं तो आप हमेशा स्पीड ऑफ लाइट की ये वाली वैल्यू ही मेजर करोगे। तो ये कहलाती है अल्टीमेट स्पीड ऑफ यूनिवर्स। तो बच्चों, ये थे हमारे प्रिंसिपल्स पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इंशाल्लाह इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के, जिनमें टाइम डायलेशन है, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस हैं। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। हमने स्टार्ट किया हुआ है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और आज का टॉपिक बहुत ही मजेदार है, टाइम डायलेशन। तो बच्चों, टाइम डायलेशन क्या है, टाइम डायलेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, क्या ये रियल होता है, ये किस तरह से होता है, इसको ऑब्जर्व कैसे करते हैं, इसके फिजिकल मीनिंग क्या होते हैं, ये सारा कुछ हम आज के लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इससे पिछले जो 2 लेक्चर्स हैं उन लेक्चर्स में हमने इंट्रोडक्शन लिया था स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का, और फिर सेकंड लेक्चर में हमने पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़े थे। अब ये जो थर्ड लेक्चर है इसमें हमने कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी स्टार्ट कर दिए हैं, और इन कॉन्सिक्वेंसेस में सबसे पहले हमारे पास आज है टाइम डायलेशन। बच्चों, हमारी जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स है या हमारी जो क्लासिकल मैकेनिक्स है, क्लासिकल मैकेनिक्स में स्पेस और टाइम ये एब्सोल्यूट क्वांटिटीज हैं, ठीक है। यानी कि जितने भी ऑब्जर्वर हैं, चाहे वो किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो, सब के लिए जो टाइम है वो एक जैसा होता है, सब के लिए जो स्पेस की मेजरमेंट है वो एक जैसी होती है। लेकिन अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स के मुताबिक तमाम ऑब्जर्वर्स के लिए जो डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होते हैं उनके लिए टाइम एक जैसा, टाइम की मेजरमेंट एक जैसी नहीं होती। बिल्कुल इसी तरह से जो स्पेस की मेजरमेंट है वो भी एक जैसी नहीं होती। तो हमने इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस करवाया था पिछले लेक्चर में, और हमने देखा था कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है जो कि यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा होता है या रेस्ट पे होता है, यानी कि जिसमें एक्सेलरेशन 0 होता है। तो बच्चों, सबसे पहली बात यह है कि टाइम डायलेशन एक रियल फिनोमेना है या रियल फिनोमेना नहीं है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इन सारी चीजों को डिस्कस करने से पहले जो बहुत ही जरूरी है वो है इंट्रोडक्शन। इवेंट क्या होता है, उसके बाद ऑब्जर्वर क्या होता है, और उसके बाद टाइम इंटरवल क्या होता है। तो बच्चों, सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि इवेंट क्या होता है, उसके बाद फिर हम डिस्कस करते हैं कि ऑब्जर्वर क्या होता है, और फिर उसके बाद टाइम इंटरवल क्या होता है। लेकिन उन सबसे पहले एक बड़ी दिलचस्प एग्जांपल जिसको हम ट्विन पैराडॉक्स भी बोलते हैं वो मैं आपके सामने बयान करता हूं, उसके बाद हम अपने लेक्चर की तरफ चलेंगे। तो बच्चों, ट्विन पैराडॉक्स के मुताबिक अगर 2 बच्चे या 2 नौजवान, दोनों की एजेस 20 ईयर्स हैं, या जाहिर बात है कि वो ट्विन्स हैं, अगर ट्विन हैं तो दोनों की एज ही 20 ईयर्स होगी। तो 2 ऐसे बच्चे ए और बी, दोनों की एज 20 ईयर्स है। इनमें से जो ए है उसको हम जमीन पे रखते हैं, और जो बी है वो स्पेस में चला जाता है, और वो जब स्पेस में जाता है तो उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, यानी कि इतनी स्पीड है, आप कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट का 90%, यानी कि 0.9 सी। ये 0.9 सी स्पीड ऑफ लाइट का 90% स्पीड के साथ जो बी नौजवान है वो स्पेस में चला जाता है, ठीक है। अब ये स्पीड बहुत ज्यादा स्पीड है, ये इतनी स्पीड है कि अपनी रोजमर्रा जिंदगी में हम इतनी स्पीड से फैमिलियर नहीं हैं, ठीक है। हम अपनी रोजमर्रा लाइफ में 0.1 सी से भी फैमिलियर नहीं है, ये बहुत ज्यादा स्पीड है। तो 0.9 सी स्पीड ऑफ लाइट का 90% स्पीड के साथ जो बी नौजवान है ये स्पेस में चला जाता है। बच्चों, अब ये स्पीड, जैसा कि मैं बता रहा हूं कि बहुत ही हाई स्पीड है। कुछ सालों बाद, फर्ज कर लें कि 5 सालों बाद जब ये दोनों दोबारा इकट्ठे होते हैं तो दोनों की एजेस कितनी थी, 20 ईयर्स। तो अब ए की एज जो कि जमीन पे है, जब जमीन पे 5 साल गुजर गए तो 5 साल गुजरने के बाद जो ए है इसकी एज जमीन पे हो गई है 25 ईयर्स। लेकिन वो बच्चा, वो नौजवान
जो स्पेस में गया था स्पीड ऑफ लाइट की 90% स्पीड के साथ, जब वो वापस आया तो उसकी एज जो है फर्ज कर लें कि वो 21 ईयर्स है। अब यहां पर ये प्रॉब्लम पैदा हो गया कि जो जमीन पे था उसके लिए तो 5 साल गुजर चुके हैं, लेकिन जो स्पेस में गया था बहुत ज्यादा स्पीड के साथ, जब वो रिटर्न हुआ तो उसके लिए सिर्फ 1 साल गुजरा है। इसका मतलब है कि अगर आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस बहुत ज्यादा स्पीड से मूव कर रहा है तो आपके लिए जो टाइम, अच्छा यहां पर जो मिसकंसेप्शन है, जो बहुत बड़ी मिस्टेक नहीं, मैं इसको ब्लेंडर कहूंगा, हम ये कहते हैं कि टाइम स्लो हो गया है। ठीक, टाइम स्लो नहीं होता। अगर टाइम स्लो हो जाए तो इसका मतलब है कि कोई टाइम फास्ट भी है, तो फिर इसका मतलब है कि टाइम तो एब्सोल्यूट हुआ, जिसको स्लो किया जा सकता है या जिसको फास्ट किया जा सकता है। टाइम एब्सोल्यूट नहीं है, टाइम रिलेटिव है। इसलिए जब भी बात करेंगे हम बात करेंगे टाइम इंटरवल की। तो बच्चों इसका मतलब यह है कि वो नौजवान जो स्पेस में गया था स्पीड ऑफ लाइट की 90% स्पीड के साथ, उसके लिए टाइम इंटरवल स्लो हो गया है, उसके लिए टाइम डायलेट हो गया है, उसके लिए टाइम डायलेशन हो गई है। तो ये थी एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल, और जब एंड पर हम ये लेक्चर कंप्लीट कर लेंगे तो आपको पूरी तरह से समझ आ जाएगा कि ऐसा क्यों होता है, टाइम डायलेशन क्यों होती है, उसकी रीजन क्या है और ये एक्चुअली होती क्या है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बच्चों, इवेंट क्या होता है, व्हाट इज इवेंट। बच्चों इवेंट जो है या इवेंट जो है ये है अकरेंस ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज का वकूअ पजीर होना स्पेस में और टाइम में। ठीक है, यानी कि वो चीज स्पेस में उसके जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कोई इवेंट हो रहा है उसके कोऑर्डिनेट क्या हैं, ठीक है जी, और वो कितने टाइम पे हो रहा है, तो इसे हम कहते हैं स्पेस में और टाइम में। तो इवेंट क्या है, अकरेंस ऑफ एनीथिंग, अकरेंस ऑफ any phenomena in space and time, या आप इसको यूं भी कह सकते हैं occurrence of any phenomena in frame of reference। ठीक है, occurrence of any phenomena in frame of reference या in space and time is called event। तो ये तो हो गया जी इवेंट। इवेंट के बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ऑब्जर्वर। इवेंट के बाद हमारे पास है जी ऑब्जर्वर। बच्चों ऑब्जर्वर क्या है, ऑब्जर्वर वो पर्सन होता है जो उस इवेंट को मेजर कर रहा होता है, दैट इज कॉल्ड ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्वर क्या करता है, ऑब्जर्वर करता है मेजर द इवेंट। और तीसरी चीज है हमारे पास टाइम इंटरवल। बच्चों ये तीनों बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, इन तीनों को हमने बार बार यूज करना है जब हमने टाइम डायलेशन पढ़ना है या लेंथ कॉन्ट्रैक्शन पढ़ना है, इसलिए इनका कॉन्सेप्ट आपके लिए क्लियर होना जरूरी है। तो इवेंट क्या हो गया, अकरेंस ऑफ एनी फिनोमेना इन स्पेस एंड टाइम। ऑब्जर्वर क्या हो गया, वो पर्सन जो उस इवेंट को मेजर कर रहा होगा वो होगा ऑब्जर्वर। और टाइम इंटरवल क्या है, द टाइम बिटवीन टू इवेंट्स। ठीक है, स्पेस और टाइम में दो इवेंट्स के दरमियान जो टाइम होता है दैट इज कॉल्ड टाइम इंटरवल। तो इसे हम कह सकते हैं टाइम बिटवीन टू इवेंट्स। टाइम बिटवीन टू इवेंट्स इज कॉल्ड टाइम इंटरवल। अब मैं आपको इवेंट की एग्जांपल देता हूं। बच्चों फर्ज करें कि मेरे हाथ में ये एक फ्लैश लाइट है और मैं इसको ऐसे ऑन करता हूं, जो ही मैं ऑन करता हूं तो इसमें से एक लाइट बीम निकलती है, ये एक इवेंट है। ठीक है, ये लाइट बीम किसी जगह से रिफ्लेक्ट होती है और रिफ्लेक्ट होकर वापस मेरे पास आती है, ये एक और इवेंट है। तो इन दो इवेंट्स के दरमियान जो टाइम होगा वो टाइम क्या होगा, टाइम इंटरवल। और मैं क्या हूं, ऑब्जर्वर। ठीक है, जो इन इवेंट्स को या टाइम इंटरवल को मेजर कर रहा होगा वो होगा ऑब्जर्वर। तो अब आगे बढ़ते हैं,
हम टाइम डायलेशन को समझने के लिए हमने एक बड़ा ही मशहूर कन्वेंशनल एक एग्जाम्पल लिया है। हर बुक में तकरीबन आपको यही एग्जाम्पल नजर आता है। तो हमने भी, चूंकि ये आसान है और नियर टू हमारी अंडरस्टैंडिंग है, हमारी जो समझने की सलाहियत है उसके करीब करीब है, इसको समझना आसान है, इसलिए मैंने भी इस एग्जाम्पल को लिया है। तो हम अपनी एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, वहां से हमें समझ आएगा कि टाइम डायलेशन क्या होता है। मैं बार बार कह रहा हूं कि टाइम डायलेशन का मतलब टाइम का स्लो होना नहीं है, बल्कि टाइम इंटरवल का स्लो होना है। इसलिए जब भी टाइम डायलेशन की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि टाइम इंटरवल दो इवेंट्स के दरमियान स्लो हो गया है। तो अब मैं इसको मिटा रहा हूं जी, अगर आपने इसको नोट करना था तो आप इसे कर लीजिएगा। तो बच्चों एग्जाम्पल ये है कि हमारे पास एक रेल कार है। ये देखें, ये एक रेल कार है और ये रेल कार मूव कर रही है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और किधर को मूव कर रही है? ये मूव कर रही है इन राइट वर्ड डायरेक्शन। ये राइट वर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है रेल कार और यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। इसकी वेलोसिटी है बच्चों v। चूंकि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, इसलिए इस रेल कार को मैं एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझ सकता हूं। ये रेल कार मेरे लिए एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। बच्चों इस इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर एक ऑब्जर्वर है, इसी तरह से उस ऑब्जर्वर के पास एक क्लॉक है। उसने जाहिर बात है क्या करना है, उसने टाइम इंटरवल मेजर करना है। एक ऑब्जर्वर यहां बाहर है, ठीक है। इस ऑब्जर्वर ने भी दो इवेंट्स के दरमियान टाइम इंटरवल मेजर करना है। अब वो टाइम इंटरवल कौन सा है, दो इवेंट्स कौन से हैं जिनके दरमियान ये दोनों ऑब्जर्वर टाइम को मेजर करेंगे। ये दोनों टाइम को मेजर करेंगे और फिर उसके बाद कंपेयर करेंगे। जब कंपेयर करेंगे तो सारा रिजल्ट इनके सामने आ जाएगा, दोनों को पता चल जाएगा कि किसके लिए टाइम डायलेशन हो रही है, टाइम इंटरवल किसके लिए स्लो हो रहा है। तो बच्चों हमारे पास जो है ये ऑब्जर्वर जो है, पहले हम जरा इंटरवल को यहां डिफाइन कर देते हैं और इवेंट्स को डिफाइन कर देते हैं। तो बच्चों ये रेल कार चूंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, इसलिए ये रेल कार एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। और आपको पता है कि अगर कोई पर्सन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर बैठा हो तो वो ये नहीं बता सकता कि वो रेस्ट पे है या मूव कर रहा है। लेकिन जो पर्सन उस फ्रेम के बाहर होगा, ठीक है, वो कंपेयर करके बता सकेगा कि ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट में है या मूव कर रहा है। तो जो पर्सन इस रेल कार के अंदर है, चूंकि ये इनर्शियल फ्रेम है, तो जो अंदर पर्सन बैठा है उसके लिए उसके सराउंडिंग में तमाम चीजें रेस्ट पे हैं, इसलिए इसको लगेगा कि मेरी रेल कार जो है वो रेस्ट पे है। और वो पर्सन जो यहां बाहर खड़ा है उसको लगेगा कि ये रेल कार मूव कर रही है। बच्चों अब इवेंट क्या है? इवेंट ये है कि यहां पे हमारे पास ये एक सोर्स ऑफ लाइट है। इस सोर्स ऑफ लाइट से एक लाइट बीम निकलती है। ये लाइट बीम है ब्लैक वाली। जो ही ये लाइट बीम यहां से निकलती है तो ये एक इवेंट है। ये लाइट बीम का निकलना एक इवेंट है। ये लाइट बीम, ये लगा हुआ है मिरर। बच्चों ये लगा हुआ है मिरर। ये लाइट बीम जब इस मिरर से टकराती है तो टकरा कर वापस आती है और वापस आती है जहां से ये निकली थी वहां पर हमने इसको दोबारा से डिटेक्ट कर लिया। तो जब आप इसको डिटेक्ट करेंगे ये भी एक इवेंट है। यानी कि लाइट बीम का यहां से निकल के मिरर तक जाना एक इवेंट है और मिरर से रिफ्लेक्ट होकर वापस उसी जगह पर आ जाना ये एक इवेंट है। इन दो इवेंट्स के दरमियान हमने टाइम को मेजर करना है और ये ऑब्जर्वर जो इस रेल कार के अंदर है वो इन दोनों इंटरवल्स के दरमियान, इन दोनों इवेंट्स के दरमियान टाइम इंटरवल को मेजर करता है। और वो जो टाइम इंटरवल इसके पास आता है वो कुछ यूं आता है। बच्चों हमने पढ़ा हुआ है S इज इक्वल टू वी टी, और अगर मुझे यहां से T निकालना हो तो T मेरे पास क्या आएगा, S ओवर V। बच्चों इस टाइम को हम कहेंगे प्रॉपर टाइम। इसके नीचे मैंने छोटा सा P लगा दिया है, इसको हम कहेंगे प्रॉपर टाइम। प्रॉपर टाइम क्यों कहेंगे? क्योंकि इस ऑब्जर्वर को लग रहा है कि ये दोनों इवेंट स्पेस में, देखें बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं करने जा रहा हूं, ये ऑब्जर्वर चूंकि रेल कार के अंदर है, इस ऑब्जर्वर के लिए सारा कुछ रेस्ट में है। इस रेल कार के अंदर जो कुछ भी है इस ऑब्जर्वर के लिए वो सारा कुछ रेस्ट में है। इसलिए इस ऑब्जर्वर को लग रहा है कि ये दोनों इवेंट स्पेस में एक ही जगह पर हो रहे हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अब मैं इस कमरे के अंदर खड़ा हूं, ठीक है, फर्ज करें कि ये कमरा मूव कर रहा हो विद यूनिफॉर्म स्पीड।
मुझे नहीं पता चलेगा, मैं इस कमरे के अंदर हूं, मुझे पता नहीं चलेगा कि ये कमरा मूव कर रहा है। मैं अपने हाथ से एक टॉर्च है मेरे पास और मैं टॉर्च ऑन करता हूं, ये टॉर्च से लाइट निकलती है, ऐसे जाती है छत पे, छत से टकराती है और वापस आती है। अब मुझे ये फील हो रहा है कि ये दोनों इवेंट, बीम का निकलना और छत से टकरा कर वापस आना, ये दोनों इवेंट मेरे लिए तो स्पेस में एक ही जगह पर हो रहे हैं। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि जब मैंने टॉर्च ऑन की, ठीक है, तो उस वक्त मैं यहां खड़ा था, जब ये बीम वापस आई तो मैं वहां चला गया। नहीं, मैं तो अपनी जगह पर ही खड़ा हूं। मेरे लिए ये कमरे में जितनी भी चीजें हैं वो सारी रेस्ट में है, इसलिए मेरे लिए ये दोनों इवेंट स्पेस में एक ही जगह पर हो रहे हैं। लेकिन वो बंदा जो बाहर खड़ा मुझे देख रहा होगा, वो कहेगा कि नहीं, ये बंदा अपने कमरे समेत मूव कर रहा है, लेकिन मेरे लिए इस कमरे के अंदर जो कुछ भी है वो रेस्ट में है। इसलिए जो बंदा इस रेल कार के अंदर है, उसके लिए दोनों इवेंट स्पेस में एक ही जगह पर हो रहे हैं। पहला इवेंट ये, दूसरा इवेंट ये, दोनों इवेंट स्पेस में एक ही जगह पर हो रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों इवेंट्स के दरमियान ये बंदा क्या करेगा, टाइम नोट करेगा। इन दोनों इवेंट्स के दरमियान जो टाइम इंटरवल है, उस टाइम इंटरवल को वो मेजर करेगा, और वो टाइम इंटरवल हमारे पास किसके बराबर आ गया है, इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों। एस जो है डिस्टेंस है, लाइट बीम जब यहां से यहां तक गई तो उसने डी डिस्टेंस ट्रेवल किया, जब यहां से यहां तक वापस आई फिर डी किया, तो डी प्लस टी कितना हो गया, 2d। और चूंकि लाइट की बात कर रहे हैं और लाइट की स्पीड कितनी होती है, c होती है, तो 2d/c। तो बच्चों इस टाइम को हम कहेंगे प्रॉपर टाइम, और ये टाइम इस ऑब्जर्वर ने मेजर किया है। हम ये मानेंगे कि ये दोनों इवेंट इस ऑब्जर्वर के लिहाज से रेस्ट में हो रहे हैं, या ये ऑब्जर्वर इन दोनों इवेंट्स के लिहाज से रेस्ट में है, क्योंकि इस ऑब्जर्वर के इर्द गिर्द सारा कुछ अपनी ही जगह पर है। ठीक है, उसके लिए कुछ भी मूव नहीं कर रहा। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये ऑब्जर्वर इन दोनों इवेंट के हिसाब से रेस्ट में है, और इस ऑब्जर्वर ने जो टाइम मेजर किया है वो टाइम इंटरवल हमारे पास आ गया है 2d/c। क्लियर होगी बात। अब बात कर लेते हैं दूसरे ऑब्जर्वर की। वो ऑब्जर्वर जो ग्राउंड पे खड़ा है, जो जमीन पे खड़ा है, और वो भी इन दोनों इवेंट्स को मेजर कर रहा है। लेकिन बच्चों जरा इमेजिन करें, वो ऑब्जर्वर जो यहां खड़ा है ग्राउंड पे, ठीक है, उसे ये लग रहा है, क्योंकि रेल कार मूव कर रही है राइट वर्ड डायरेक्शन में, तो उसे ये लग रहा है कि जिस वक्त यहां से लाइट निकली उस वक्त रेल कार पोजीशन ए पे थी। जब ये, चूंकि रेल कार मूव कर, इसके लिए मूव कर रही है, इस बंदे के लिए, तो ये देखता है कि जिस वक्त लाइट निकली यहां से रेल कार पोजीशन ए पे थी। जब लाइट पहुंची मिरर तक तो रेल कार, चूंकि रेल कार साथ साथ मूव कर रही है, तो इसको ऐसा लग रहा है कि जब लाइट मिरर तक पहुंची तो रेल कार पोजीशन बी पे जा चुकी थी। जब लाइट यहां से मिरर से टकरा कर वापस आई दोबारा इस जगह पर जहां से वो निकली थी, उस वक्त रेल कार एक नई पोजीशन पे जा चुकी थी, सी पे। तो इस पर्सन को लग रहा है कि रेल कार मूव कर रही है और उसके साथ साथ लाइट भी मूव कर रही है, इसलिए लाइट का जो पाथ है इस बंदे के लिए वो कुछ ऐसा है। मैं इन तीनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देता हूं, ये ले जी और ये ले जी। तो वो बंदा जो ग्राउंड पे खड़ा होकर इन इवेंट्स को देख रहा है, उस बंदे को ये लग रहा है, उस बंदे को ये फील हो रहा है कि लाइट यूं ऐसे ऊपर नीचे स्ट्रेट लाइन में मूव करने की बजाय लाइट यूं करके मूव कर रही है। तो यहां पर फिर वही बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि जो बंदा रेल कार के अंदर है उसके लिए दोनों इवेंट स्पेस में एक ही जगह पर हो रहे हैं, इसलिए उसके लिए जो लाइट का पाथ है वो स्ट्रेट लाइन है। लेकिन वो बंदा जो जमीन पे खड़ा होकर उस रेल कार को देख रहा है, क्योंकि रेल कार मूव कर रही है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, तो उस बंदे को लग रहा है कि ये दोनों इवेंट स्पेस में डिफरेंट जगह पर हो रहे हैं। जब लाइट बीम यहां से निकली उस वक्त रेल कार पॉइंट ए पे थी, जब लाइट बीम वापस आई तो रेल कार पॉइंट सी पे जा चुकी थी। तो दोनों इवेंट स्पेस में दो डिफरेंट जगह पर हो रहे हैं, और यही बुनियादी वजह है कि दोनों की जो टाइम की मेजरमेंट है वो डिफरेंट होगी। बच्चों दोनों इवेंट सेम है, मैं दोबारा से कह रहा हूं, दोनों इवेंट सेम है। लाइट निकलती है और टकरा के वापस आती है, ये दोनों इवेंट सेम है, लेकिन दोनों इवेंट दोनों बंदों के लिए स्पेस में डिफरेंट जगह पर हो रहे हैं।
इसलिए दोनों बंदों की जो टाइम की मेजरमेंट है वो डिफरेंट हो सकती है। क्या डिफरेंट नहीं हो सकता? स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट नहीं हो सकती। बच्चों, स्पीड ऑफ लाइट की मेजरमेंट जो बंदा रेल कार के अंदर है, जो सी की मेजरमेंट उसके लिए है, जो बंदा रेल कार के बाहर है उसके लिए भी स्पीड ऑफ लाइट की मेजरमेंट सेम है। तो दोनों के लिए स्पीड ऑफ लाइट सेम है, लेकिन दोनों के लिए टाइम की मेजरमेंट सेम नहीं होगी। क्यों सेम नहीं होगी? क्योंकि जो बंदा ग्राउंड पे खड़ा हुआ लाइट को देख रहा है उसे लग रहा है कि लाइट एक लंबा सफर तय कर रही है। लाइट पहले यहां जा रही है, फिर यहां जा रही है, तो लाइट एक लंबा सफर तय कर रही है। लेकिन वो बंदा जो रेल कार के अंदर है उसे लग रहा है कि लाइट थोड़ा फासला तय कर रही है, लाइट ऐसे ऊपर जा रही है और लाइट सिंपली नीचे आ रही है। तो जो बंदा रेल कार के अंदर है उसकी जो टाइम की मेजरमेंट है उसको हम प्रॉपर टाइम कहेंगे, और वो प्रॉपर टाइम हमने निकाल लिया है। अब ये जो दूसरे भाई साहब हैं इनके लिए हम टाइम की मेजरमेंट निकालते हैं, देखते हैं कि इन्होंने इस टाइम इंटरवल को किस तरह से मेजर किया है और कितना मेजर किया है। तो अब जरा इसकी तरफ आ जाते हैं। तो बच्चों, ये एक ट्राइंगल सी बन रही है। अगर इस ट्राइंगल को मैं सिंप्लीफाई करना चाहूं तो मैं यहां पर ऐसे करके इसको बना लेता हूं, यूं करके, ताकि ये सिंप्लीफाई हो जाए। ये स्पीड ऑफ लाइट का पाथ है, ऐसे स्पीड ऑफ लाइट मूव कर रही है। और बच्चों ये देखें, इस और इस पॉइंट के दरमियान, यानी कि मिरर और डिटेक्टर के दरमियान जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस आपको पता है d है। बच्चों इसके अलावा ये देखें, ये जो हमारा रेल कार है ये स्पीड v से मूव कर रहा है। तो a से c तक जाते हुए इसने कितना फासला तय किया होगा यहां से यहां तक जाते हुए? तो आपको पता है फासला किसके बराबर होता है? s इज इक्वल टू vt। ठीक है बच्चों, तो यहां से यहां तक जाते हुए, यानी कि पॉइंट a से पॉइंट c तक जाते हुए टोटल जो फासला तय किया है इसने, वो फासला है बच्चों v। रेल कार की बात कर रहा हूं, रेल कार की स्पीड है v और टाइम लग रहा है डेल t। ठीक है, तो ये टोटल फासला है। अगर मैं इसका हाफ कर लूं इतना, तो ये हो जाएगा 1/2 डेल t। इतना यहां से लेकर यहां तक, ये हाफ हो गया। बच्चों ये है हमारी लाइट बीम। लाइट बीम का जो टोटल फासला है यहां से लेकर यहां तक, ये फासला भी इसी फार्मूले से निकाला जा सकता है, लेकिन बस फर्क ये होगा कि v की जगह हम c पुट कर देंगे, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट को c से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो टोटल फासला जो लाइट ने तय किया है यहां से यहां तक वो है c डेल t। अगर मैं इसका हाफ करूं तो ये होगा c डेल t ओवर 2। तो बच्चों ये देखें, ये बन गई है एक राइट एंगल ट्राइंगल। इस राइट एंगल ट्राइंगल में जो परपेंडिकुलर है वो d है, जो बेस है वो डेल t बाय 2 है, सॉरी v डेल t बाय 2 है, v डेल t बाय 2 मैं इसको लिख लेता हूं। और जो हाइपोटेनियस है वो है c डेल t बाय 2। तो बच्चों इस ट्राइंगल पर अगर पाइथागोरियन थ्योरम यूज किया जाए तो पाइथागोरियन थ्योरम के मुताबिक हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी कि c डेल t ओवर 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू v डेल t ओवर 2 का स्क्वायर और प्लस d का स्क्वायर। बच्चों जरा इसको सिंप्लीफाई कर लें, तो ये जो फैक्टर है मैं इसको उठा के इधर ले आता हूं, तो ये मेरे पास हो जाएगा c स्क्वायर डेल t स्क्वायर ओवर 4 माइनस v स्क्वायर डेल t स्क्वायर ओवर 4, और यहां मेरे पास बचा d स्क्वायर। बच्चों इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है? इन दोनों में से कॉमन आ रहा है डेल टी स्क्वायर बाय 4। डेल टी स्क्वायर बाय 4 कॉमन ले लें, यहां पर हमारे पास बच गया c स्क्वायर माइनस यहां पर हमारे पास बच गया v स्क्वायर इज इक्वल टू यहां पर हमारे पास बच गया d स्क्वायर। बच्चों अब ऐसा करें, ये फैक्टर जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर ले जाएं डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा d स्क्वायर ओवर c स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, और 4 डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ मेरे पास बचेगा डेल टी स्क्वायर। तो बच्चों मैं यहाँ से ये जो डिनोमिनेटर है इसमें से अगर मैं c स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो यहाँ बचेगा 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर c स्क्वायर, और यहाँ बचेगा 4d स्क्वायर, और यहाँ बचेगा डेल टी स्क्वायर। अब दोनों तरफ हम अंडर रूट ले लेते हैं। अगर हम दोनों तरफ अंडर रूट ले लें, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी अंडर रूट ले लें, तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा डेल टी, और यहाँ हमारे पास बचेगा
2d/c इंटू √1 माइनस v²/c²। बच्चों ये जो 2d/c है, जरा वापस आइएगा, ये देखें 2d/c, सर इधर थोड़ा सा घुमाइएगा, ये देखें 2d/c जो है ये डेल टी पी के बराबर यानी कि प्रॉपर टाइम के बराबर है। तो इसका मतलब है 2d/c की जगह मैं लिख सकता हूं डेल टी पी यानी कि प्रॉपर टाइम और डिवाइडेड बाय 1 माइनस v²/c² इज इक्वल टू डेल टी। तो बच्चों ये टाइम है। अब यहां पर सारी डिस्कशन अब यहां पर होने जा रही है और टाइम भी कम रह गया है। तो बच्चों ये देखें, ये डेल टी ये वो टाइम है जो मेजर किया है इस ऑब्जर्वर ने जो ग्राउंड पे खड़ा था, और ये जो टाइम है ये मेजर किया है उस बंदे ने जो उस रेल कार के अंदर था। प्रॉपर टाइम क्या है? ये उस बंदे के लिए टाइम है जिसके लिए सारा कुछ, दोनों इवेंट जो है वो रेस्ट पे हो रहे हैं, दोनों इवेंट स्पेस में एक ही जगह पर हो रहे हैं। और ये टाइम उस बंदे के लिए है जिस बंदे के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव कर रहा है। अब इवेंट्स जो हैं दोनों इवेंट सेम है, लेकिन जो बंदा रेल कार के अंदर है उसके लिए टाइम क्या है? प्रॉपर टाइम। और वो बंदा जो रेल कार के बाहर है जिसको ये लग रहा है कि ये रेल कार बहुत ज्यादा स्पीड के साथ मूव कर रही है, उसने इन दोनों इवेंट्स के दरमियान जो टाइम मेजर किया है वो टाइम है डेल टी। तो बच्चों अभी हम यहां पर कुछ फर्जी वैल्यू ले लेते हैं। सिर्फ हमने v की वैल्यू लेनी है जिस स्पीड के साथ हमारी रेल कार मूव कर रही है, और वो लेने के बाद हम डिस्कस करते हैं कि टाइम डायलेशन किस तरह हुई है और किसके लिए टाइम स्लो हुआ है। जी बच्चों, तो हमने एक फाइनल टाइम का एक इक्वेशन निकाल लिया है, इसको हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ टाइम डायलेशन। इसमें डेल टी, दोबारा गौर से सुने, डेल टी वो टाइम है जो उस बंदे ने मेजर किया है जिसके लिए ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव कर रहा है, और डेल टी ये उस बंदे ने मेजर किया है जिसके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव नहीं कर रहा, या जो रेल कार के अंदर बैठा हुआ है जिसको लग रहा है कि उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो मूव नहीं कर रहा। उसके लिए दोनों इवेंट्स जो हैं वो एक ही जगह पर हो रहे हैं और सब कुछ नॉर्मल है। ये उस बंदे ने टाइम निकाला है जो ग्राउंड पे खड़ा था, जिसको ये लग रहा था कि रेल कार बहुत ज्यादा स्पीड के साथ मूव कर रही है। अब जरा इन दोनों टाइम को कंपेयर करते हैं और नतीजे पे पहुंचने की कोशिश करते हैं। बच्चों ये जो प्रॉपर टाइम है, प्रॉपर टाइम क्या है? प्रॉपर टाइम उस बंदे के लिए है जो रेल कार के अंदर बैठा है और जिसको लग रहा है कि लाइट ऐसे सीधी जा रही है और सीधी वापस आ रही है, तो सब कुछ नॉर्मल है। तो वो इन दोनों इवेंट्स के दरमियान, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, इन दोनों इवेंट्स के दरमियान जो टाइम निकालता है वो बंदा, वो टाइम निकालता है जी 5 सेकंड। वो कहता है जी रेल कार के अंदर जो बंदा बैठा है और वो नोट कर रहा है कि लाइट बीम ऊपर जा रही है फिर नीचे आ रही है, इन दो इवेंट्स के दरमियान वो जो टाइम इंटरवल निकलता है वो टाइम इंटरवल निकलता है जी 5 सेकंड। और रेल कार मूव कर रही है 0.5 c के साथ, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट की 50% स्पीड के साथ। ये दोनों वैल्यूज को अगर आप इस रिलेशन में पुट कर दें तो डेल टी हमारे पास आ रहा है 6 सेकंड। इसका मतलब है कि वो बंदा जो ग्राउंड पे क्लॉक लेकर खड़ा हुआ है उसको लग रहा है कि इन दोनों इवेंट्स को होने में टाइम लग रहा है 6 सेकंड, लेकिन जो बंदा रेल कार के अंदर है जिसके लिए सब कुछ नॉर्मल है वो कहता है कि नहीं, टाइम लग रहा है 5 सेकंड। इसका मतलब है कि जो बंदा ग्राउंड पे खड़ा है वो ये नतीजा अखज करता है कि यार इवेंट तो सेम ही है, लेकिन मेरे फ्रेम में ये इवेंट 6 सेकंड में हो रहे हैं। वही इवेंट उस बंदे के फ्रेम में जो मूव कर रहा है, उस बंदे के फ्रेम में वही दो इवेंट के दरमियान टाइम इंटरवल 5 सेकंड है। तो वो ये नतीजा निकालता है कि उसके लिए टाइम क्या हो गया है? स्लो हो गया है। उसको ये लगता है, जो बंदा ग्राउंड पे खड़ा है उसको ये लगता है कि यही दो इवेंट के दरमियान जो टाइम इंटरवल है वो उस फ्रेम के अंदर जो मूव कर रहा है उस फ्रेम के अंदर ये टाइम स्लो हो गया है। सारी चीजें ऐसे स्लो मोशन में मूव कर रही हैं। तो बच्चों अब सवाल यह है कि क्या ये टाइम डायलेशन उस बंदे के लिए भी हुई है जो उस रेल कार के अंदर क्लॉक लेके मूव कर रहा है? नहीं, उसके लिए सारा कुछ नॉर्मल है, उसे कुछ भी फील नहीं हो रहा। लेकिन ये टाइम डायलेशन किसकी मेजरमेंट के मुताबिक हुई है? ये टाइम डायलेशन उसकी मेजरमेंट के मुताबिक हुई है जो ग्राउंड पे खड़ा हुआ इन इवेंट्स को देख रहा है। ये टाइम डायलेशन हुई किसके फ्रेम में है? जो फ्रेम मूव कर रहा है। और हुई किसके लिए है?
जो ग्राउंड पे खड़ा उसको मेजर कर रहा है। तो इसका मतलब है कि जो मूविंग फ्रेम में है उसके लिए तो सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन जो बंदा ग्राउंड पे खड़ा हुआ इसको देख रहा है, मूव करती हुई चीज को देख रहा है, वो ये नतीजा अखज़ करता है कि जब भी कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस बहुत ज्यादा स्पीड से मूव करेगा तो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो टाइम इंटरवल है वो स्लो हो जाएगा, और ये स्लो उस मूविंग फ्रेम के अंदर होगा, और होगा किसके लिए? जो रेस्ट पे खड़ा हुआ इसको मेजर कर रहा होगा, यानी कि जो मूव कर रहा होगा या जो उस फ्रेम के अंदर होगा उसके लिए सब कुछ नॉर्मल होगा। इसका मतलब है कि हमारा ये वाला ऑब्जर्वर जो इस रेल कार के अंदर था और रेल कार मूव कर रही है, ठीक है, इस बंदे के लिए सब कुछ नॉर्मल है। इस बंदे के लिए इन दो इवेंट्स के दरमियान जो टाइम लग रहा है वो 5 सेकंड लग रहा है, लेकिन इस बंदे के लिए इवेंट सेम है। इस बंदे के लिए रेल कार मूव कर रही है, दोनों इवेंट स्पेस में डिफरेंट जगह पर हो रहे हैं, इसलिए इस बंदे के लिए यही दोनों इवेंट 6 सेकंड में मुकम्मल हो रहे हैं। इस बंदे की मेजरमेंट के मुताबिक इन दो इंटरवल के दरमियान टाइम 6 सेकंड है, इसके मुताबिक 5 सेकंड है। जब एंड पे कंपैरिजन करेंगे तो ये बंदा ये नतीजा निकालेगा कि यार इवेंट तो सेम है, मैं मेजर करता हूं तो 6 सेकंड लग रहे हैं, वो बंदा करता है तो उसको 5 सेकंड लग रहे हैं। इसका मतलब है कि उसका क्लॉक क्या हो गया है? स्लो हो गया है। इसलिए उन्हीं दो इवेंट्स को मेजर करने में उसको टाइम कम लग रहा है। तो वो बंदा जो मूविंग फ्रेम के अंदर है, जो भी चीज़ मूविंग फ्रेम के अंदर है उसमें टाइम इंटरवल जो है वो स्लो हो गया है, सारी चीज़ें स्लो मोशन में हो रही हैं। ये बंदा जो है जो ग्राउंड पे खड़ा देख रहा है उसको लग रहा है कि जो कुछ भी इस रेल कार के अंदर हो रहा है वो सब कुछ स्लो मोशन में हो रहा है, ठीक है, लेकिन जो रेल कार के अंदर है उसे कुछ भी फील नहीं हो रहा, उसके लिए सब कुछ नॉर्मल है। अब एंड पर ये क्वेश्चन है कि क्या टाइम डायलेशन रियल है? बिल्कुल रियल है। इसकी रियल एग्जांपल है हमारे पास म्यू ऑन। अगर आप इसको स्टडी करें तो इसका लिंक मैं आपको बता दूंगा। तो म्यू ऑन जो एक पार्टिकल है जो हमारे एटमॉस्फेयर में क्रिएट होता है वो टाइम डायलेशन को बिल्कुल सेटिस्फाई करता है। आज तक हम कोई भी ऐसा फिनोमेना डिटेक्ट नहीं कर सके जहां पर हमारा टाइम डायलेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो फॉल्स होता हो। बच्चों याद रखें, टाइम जो है हमने कहा कि वो कोई स्टैटिक चीज़ नहीं है, टाइम एक डायनामिक चीज़ है। और दूसरी बात ये है कि ये रियल क्यों है। देखें, हमारी जो कॉमन सेंस है, हमने कॉमन सेंस में इतनी ज़्यादा स्पीड से कभी चीज़ें मूव करती देखी नहीं है, इसलिए हमें लगता है कि ये सही नहीं है। लेकिन साइंस हमारी कॉमन सेंस का नाम नहीं है। साइंस कॉमन सेंस को नहीं मानती, साइंस में होती हैं मेजरमेंट्स। तो साइंस किसको मानती है? फैक्ट्स को, फिगर को और मेजरमेंट्स को, और ये बिल्कुल 100% एक्यूरेट है। तो इसके साथ ही हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? वेलकम टू द बेस एकेडमी। आज हमारा टॉपिक है जी लॉरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशंस। लॉरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशंस एक ऐसा सेट ऑफ इक्वेशन है जो एक इवेंट को मुख्तलिफ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो उसकी मेजरमेंट है उसको कनेक्ट करता है। यानी कि आप किसी भी इवेंट को डिफरेंट इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर मेजर करेंगे तो आपके पास जो उसकी जो पैरामीटर्स हैं, जो सेट ऑफ इक्वेशंस आएंगी आपके पास, वो डिफरेंट होंगी। अब उन कोऑर्डिनेट्स को डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो इक्वेशंस के कोऑर्डिनेट्स हैं जिनकी मदद से आपने इवेंट को मेजर किया है, उन कोऑर्डिनेट्स को आपस में जोड़ने के लिए, या बड़े ही आसान अल्फाज में आप यूं कह सकते हैं कि एक मेजरमेंट जो आपने एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ली है, हो सकता है कि वही मेजरमेंट किसी दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में डिफरेंट आ रही हो, ठीक है, चाहे वो दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियली क्यों ना हो। तो उन दोनों मेजरमेंट्स को अगर आपस में कनेक्ट करना हो तो उसके लिए हमारे पास हैं जी लॉरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। तो यहाँ पर हम देखते हैं हमारे पास दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहली कंडीशन ये होनी चाहिए कि हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस मस्ट बी इनर्शियल, ठीक है, यानी कि दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो हैं उनमें एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए, चाहे वो रेस्ट पे हों और अगर वो मूव कर रहे हों तो विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी मूव कर रहे हों। यहाँ पर ये ज़रूरी है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल हो, ये ज़रूरी नहीं है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो मूव कर रहा है या वो रेस्ट पे है, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि दोनों इनर्शियल होने चाहिए। तो आसानी के लिए हम ये
एजम्पशन ले लेते हैं कि हमारा पहला जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो विद रिस्पेक्ट टू सेकंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट पे है, और जो सेकंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये मूव कर रहा है। इसकी जो डायरेक्शन है वेलोसिटी की वो ये है u, इस डायरेक्शन में u वेलोसिटी के साथ ये मूव कर रहा है। और यहाँ पर एक इवेंट हुआ है, उस इवेंट को मेजर करने के लिए हमारे पास जो ये वाला फ्रेम है, हमारा जो फ्रेम रेस्ट पे है, जो हमारा एस फ्रेम है, यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट्स हम यूज़ करेंगे इस इवेंट को मेजर करने के, वो हमारे पास क्या होंगे, x, y, z और t। तीन हमारे पास स्पेस कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, z, और एक हमारे पास टाइम कोऑर्डिनेट है t। इसी तरह से इस इवेंट को अगर इस फ्रेम में मेजर किया जाए तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स हैं दैट इज़ x, y, z, इनके ऊपर प्राइम है और साथ में t प्राइम, ये तीनों जो है ये स्पेस कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, z, और चौथा हमारे पास टाइम कोऑर्डिनेट है t प्राइम। तो ये हमारा जो s प्राइम फ्रेम है इसके अंदर हमारे पास ये चार कोऑर्डिनेट्स हैं और यहाँ पर ये चार। अब ये कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल क्या है, इन कोऑर्डिनेट्स को हम यूज़ कर सकते हैं इस इवेंट को मेजर करने के लिए। तो लॉरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लिखने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पर एक सिंपल सी हमारे पास एग्जांपल है, ये एक फेंस पोस्ट है, एक खंबा है, और इस खंबे से यहाँ कुछ फासले पर एक गाड़ी खड़ी है, ये गाड़ी रेस्ट में है, और अगर इस गाड़ी से इस खंबे का डिस्टेंस मेजर किया जाए तो वो x आ रहा है। उसके बाद गाड़ी ने मूव करना शुरू कर दिया और आफ्टर टाइम t जब गाड़ी एक नई पोजीशन पे पहुंची है तो यहाँ से इस खंबे का जो डिस्टेंस है दैट इज़ x प्राइम। तो यहाँ से यहाँ तक हमारी गाड़ी ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो डिस्टेंस हम सिंपल इस फार्मूले से निकाल सकते हैं, s इज़ इक्वल टू vt, और गाड़ी की जो स्पीड है वो u है, तो ये डिस्टेंस क्या बन गया ut। इसका मतलब है कि यहाँ से पॉइंट A से पॉइंट B तक जाते हुए गाड़ी ने ut के करीब डिस्टेंस ट्रैवल किया है, और पोजीशन B से इस फेंस पोस्ट का जो फासला बचा है बाकी वो x प्राइम है, जबकि टोटल जो है ये क्या है, x है, ये टोटल x है, और यहाँ तक ये ut हो गया और प्लस जो बाकी बचा वो हो गया x प्राइम। सो x इज़ इक्वल टू x प्राइम प्लस ut। हमने क्या किया, हमने दो डिफरेंट फ्रेम्स में हमारी जो लेंथ की या डिस्टेंस की मेजरमेंट है उसको हमने गैलीलियन इक्वेशन से जो है वो ट्रांसफॉर्म कर लिया, हमने उनको आपस में कनेक्ट कर लिया। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये कहलाती है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। सिंपल इसको हम क्लासिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी कह सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम x प्राइम की वैल्यू निकालें तो दैट इज़ x माइनस ut। अब चूंकि हम मूव सिर्फ x एक्सिस में कर रहे हैं, y और z में हम मूव ही नहीं कर रहे, तो y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट सिंपली दोनों फ्रेम में बराबर होंगे। और क्लासिकल जो कॉन्सेप्ट है टाइम का, उसमें यह है कि टाइम जो है वो रिलेटिव नहीं है बल्कि टाइम एक एब्सोल्यूट क्वांटिटी है, इसलिए टाइम दोनों फ्रेम में क्या होगा, सेम होगा। टाइम की जब मैं ये कह रहा हूँ कि टाइम या डिस्टेंस, उसका मतलब है कि टाइम की मेजरमेंट। जब मैं ये कह रहा हूँ कि डिस्टेंस, तो मतलब डिस्टेंस की मेजरमेंट। अच्छा जी, लेकिन हमने तो ये पढ़ा है अपनी रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में कि टाइम जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है, लेंथ भी एब्सोल्यूट नहीं है, बल्कि ये दोनों रिलेटिव कॉन्सेप्ट हैं। और टाइम की जो रिलेटिविटी है हमारे पास वो ये है, t इज़ इक्वल टू टी नॉट इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। इस तरह हमारे पास जो लेंथ की रिलेटिविटी है वो ये है। इसमें टी नॉट और एल नॉट जो है ये प्रॉपर टाइम और प्रॉपर लेंथ है, जबकि टी जो है ये डायलेटेड टाइम या रिलेटिविस्टिक टाइम है। इसी तरह से एल जो है ये रिलेटिविस्टिक लेंथ है। तो अगर हम ये t और l की वैल्यू, यहाँ पर मैं l की बजाय अगर इसको x कह दूँ तो ये हमारे इक्वेशन में फिट आ सकता है। यहाँ पर हमारे पास l नहीं है, हम इसको x यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आप t और x की वैल्यूज़ यहाँ पुट करें तो हमारे पास जो नई इक्वेशंस बनती हैं दैट इज़ x प्राइम इज़ इक्वल टू x माइनस ut। और चूँकि हम y z में मूव ही नहीं कर रहे तो y और z सेम बराबर होंगे। और t प्राइम जो है ये देखें, लेंथ में भी रिलेटिविटी आ गई और टाइम में भी रिलेटिविटी आ गई। तो ये हमारी लेंथ की मेजरमेंट है उस फ्रेम में जिसको हमने कंसिडर किया कि वो मूव कर रहा है, और ये हमारी लेंथ की मेजरमेंट उस फ्रेम में है जिसे हमने कहा कि वो रेस्ट पे है। तो इन दोनों मेजरमेंट को हमने आपस में इस इक्वेशन से कनेक्ट कर दिया। इसी तरह से टाइम्स को भी हमने आपस में कनेक्ट कर दिया। तो ये कहलाती हैं लॉरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। ठीक है, अगर आप यहाँ तक देखें तो यहाँ तक तो ये दोनों इक्वेशन जो हैं, लॉरेंट्ज़ इक्वेशन और ये हमारी गैलीलियन इक्वेशन, ये इक्वल हैं, सेम हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक इजाफी फैक्टर आया है एंड दैट इज़ 1 ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। ठीक है, इसको हम गैमा से रिप्रेजेंट करते हैं एंड दिस इज़ कॉल्ड लॉरेंट्ज़ फैक्टर। इसको बोलते हैं लॉरेंट्ज़ फैक्टर। तो ये लॉरेंट्ज़ फैक्टर जो है
इसने रिलेटिविटी को या रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स को यहाँ पर अप्लाई कर दिया और दो डिफरेंट फ्रेम में, चाहे वो बहुत ज़्यादा स्पीड से मूव कर रहे हों या वो बहुत कम स्पीड से मूव कर रहे हो, नॉर्मल स्पीड से मूव कर रहे हो, उनको हम आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। अगर हमारे ऑब्जेक्ट की या हमारे फ्रेम की स्पीड नॉर्मल होगी तो ये वाला फैक्टर जो है ये फैक्टर 1 के बराबर आ जाएगा और हमारे पास ये हमारी जो लॉरेंट्ज़ इक्वेशन है सिंपल गैलीलियन इक्वेशन में दोबारा से कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन अगर हमारे फ्रेम्स की स्पीड्स बहुत ज़्यादा होंगी तो ऐसी सूरत में फिर ये फैक्टर जो है ये ज़ीरो नहीं होगा, तो फिर हमें ये इक्वेशन यूज़ करना पड़ेगी। तो इसके साथ ही हमारी लॉरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। बच्चों, हमने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी स्टार्ट किया हुआ है और पिछले लेक्चर में हमने टाइम डायलेशन के बारे में बहुत ही डिटेल से पढ़ा था। तो आज हमारा लेक्चर है जी लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर। इस लेक्चर में भी हम बहुत सारे जो मिसकंसेप्शंस हैं हमारे लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के हवाले से, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, क्या लेंथ कॉन्ट्रैक्शन से मुराद ये है कि अगर मेरे पास ये पेन है और इस पेन को बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ अगर मूव करवाना शुरू कर दिया जाए तो इसकी लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, ये सिकुड़ जाएगा। आज इन सारी बातों के ऊपर हम बात करेंगे और ये देखेंगे कि रियल में एक्चुअल मीनिंग्स क्या होते हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के। तो बच्चों, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन को समझने से पहले हम ये समझेंगे कि हम जिस लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं एक्चुअली वो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन है क्या। जिस तरह हमने पिछले लेक्चर में बात की कि हम ये कहते हैं कि जी टाइम डायलेशन हो रही है, एक्चुअली हम टाइम डायलेट नहीं होता बल्कि टाइम इंटरवल, दो इवेंट्स के दरमियान जो टाइम इंटरवल होता है वो टाइम इंटरवल की डायलेशन होती है। तो बिल्कुल इसी तरह से लेंथ के बारे में, दो इवेंट्स के दरमियान या जो दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उस डिस्टेंस को स्पेस में उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं लेंथ इंटरवल। तो आज हम बात करेंगे लेंथ इंटरवल की कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर। एग्जांपल यहां पर हम ये ले रहे हैं बच्चों, हमारे पास दो स्टार्स हैं, एक हमारे पास है स्टार ए और दूसरा हमारे पास है स्टार बी। इन दोनों स्टार्स के दरमियान स्पेस में जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड लेंथ इंटरवल, ठीक है। और इसी लेंथ इंटरवल की कॉन्ट्रैक्शन को हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि रियल में उसके एक्चुअल मीनिंग्स क्या बनते हैं। तो बच्चों, हमारे पास यहाँ एक अर्थ के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक ऑब्जर्वर है, अर्थ फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। तो यहाँ पर हमारे पास एक ऑब्जर्वर है, कोई पर्सन है जो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान लेंथ को अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मेजर कर रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास एक ऑब्जर्वर है, ठीक है जी, ये ऑब्जर्वर है O और इस ऑब्जर्वर ने इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो लेंथ इंटरवल है उस लेंथ इंटरवल को मेजर किया है। अब आप ये जहन में रखें कि ये जो ऑब्जर्वर है ये रेस्ट में है विद रिस्पेक्ट टू दिस फ्रेम। इस फ्रेम के एतबार से ये ऑब्जर्वर जो है ये रेस्ट में है। तो इसके फ्रेम में ये दोनों पॉइंट्स जो हैं ये फिक्स हैं स्पेस में। ये बात पे गौर कीजिएगा ज़रा। इस ऑब्जर्वर के लिए ये ऑब्जर्वर रिलेटिव टू दिस फ्रेम, ठीक है, इन दोनों के एतबार से ये ऑब्जर्वर अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रेस्ट पे है, यानी कि ये ऑब्जर्वर रिलेटिव रेस्ट पे है। और इस ऑब्जर्वर के लिए इन दो पॉइंट्स के दरमियान या ये दो पॉइंट्स हैं ये फिक्स पॉइंट है स्पेस में, ठीक है। पिछली दफ़ा जब हमने टाइम डायलेशन पढ़ा था तो हमने कहा था कि एक ऑब्जर्वर जो है उसके लिए दोनों इवेंट्स स्पेस में एक ही जगह पर हो रहे हैं और दूसरा ऑब्जर्वर जो ज़मीन पे खड़ा सब कुछ देख रहा है उसके लिए दोनों इवेंट स्पेस में दो डिफरेंट जगहों पे हो रहे हैं। यहाँ पर क्या है, जो ऑब्जर्वर रेस्ट पे है, अर्थ पे खड़ा है, ठीक है, उसके लिए इन दोनों स्टार्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो एक फिक्स्ड डिस्टेंस है और उस फिक्स्ड डिस्टेंस को हम कहते हैं प्रॉपर लेंथ और इसको मैं LP से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। बच्चों, अब यहाँ पर एक रॉकेट जो है यहाँ से मूव करता है स्टार A से और वो स्टार B पे जाता है। इस रॉकेट के अंदर जो पर्सन है वो भी इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान लेंथ को मेजर करता है, ठीक है। जो पर्सन ज़मीन पे खड़ा है उसने इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान लेंथ को मेजर किया, ये रेस्ट फ्रेम में है और इसके लिए जो लेंथ है वो प्रॉपर लेंथ है। ये रॉकेट जो है ये v स्पीड के साथ, आप ये समझ लें कि ये स्पीड जो है वो 50% स्पीड ऑफ लाइट है, यानी कि v जो है
आप इसे सपोज कर लें कि 0.5 c के बराबर है, यानी कि ये रॉकेट स्पीड ऑफ लाइट की हाफ स्पीड से मूव करते हुए पॉइंट ए से पॉइंट बी या स्टार ए से स्टार बी की तरफ जा रहा है। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात है, वो ये है कि वो ऑब्जर्वर जो इस रॉकेट के अंदर है, उस ऑब्जर्वर के लिए ये दोनों पॉइंट फिक्स्ड नहीं हैं। ये दोनों पॉइंट इसके लिए फिक्स्ड है जो अर्थ पे है और रेस्ट पे है। जो इस रॉकेट के अंदर है और ए से बी की तरफ मूव कर रहा है, उसके लिए ये दोनों पॉइंट्स फिक्स्ड नहीं है। क्यों फिक्स नहीं है? क्योंकि जब वो मूव कर रहा है तो पॉइंट बी उसके करीब आता जा रहा है और पॉइंट ए उससे दूर होता जा रहा है, तो ये दोनों पॉइंट इसके लिए फिक्स्ड नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये मूविंग फ्रेम में है और ये रेस्ट फ्रेम में है। जो रेस्ट फ्रेम में है उसके लिए ये दोनों पॉइंट्स फिक्स्ड है, जो मूविंग फ्रेम में है उसके लिए ये दोनों पॉइंट फिक्स नहीं है। तो बच्चों, जो पर्सन रेस्ट फ्रेम में है, ठीक है, उस पर्सन ने क्या किया, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान लेंथ को मेजर किया और वो लेंथ क्या आई? वो लेंथ आई LP, जिसको हम प्रॉपर लेंथ कह रहे हैं। हमने एक बेसिक फार्मूला पढ़ा हुआ है, S इज इक्वल टू VT, तो S की जगह हम क्या पुट कर देते हैं जी? LP, और ये आ गया V और साथ में टाइम। बच्चों, अब ये जो पर्सन ज़मीन पे रेस्ट फ्रेम में खड़ा है, ठीक है, इसके लिए ये लेंथ तो प्रॉपर है, लेकिन चूंकि ये रॉकेट बहुत ज़्यादा स्पीड से मूव कर रहा है, इसलिए इसके फ्रेम में टाइम डायलेशन हो रही है। तो यहाँ पर हम t की जगह पुट करेंगे del t। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि टाइम डायलेशन का जो फार्मूला है del t, ये हमारे पास आया था del TP ओवर 1 माइनस वी स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर। तो ये हमारे पास प्रॉपर टाइम है और ये हमारे पास डायलेटेड टाइम है। अब इसके फ्रेम में लेंथ तो प्रॉपर है, लेकिन टाइम क्या हो रहा है? इसके फ्रेम में इसका टाइम डायलेट हो रहा है। लेंथ प्रॉपर है लेकिन टाइम डायलेशन हो रही है, इसलिए यहाँ पर del t की जगह हम ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। तो प्रॉपर लेंथ हमारे पास क्या आ जाएगी? ये आ जाएगी v, तो बच्चों एज इट इज़ आएगा, और del t की जगह हम पुट कर देंगे del TP ओवर 1 माइनस वी स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर। अब देखें, जो पर्सन रॉकेट में है उसके लिए ये लेंथ प्रॉपर नहीं है। वो जब मूव कर रहा है तो ये दोनों पॉइंट्स या दोनों स्टार उसके लिए फिक्स नहीं है स्पेस में। उसको लग रहा है कि स्टार बी उसके करीब आता जा रहा है और स्टार ए उससे क्या होता जा रहा है? दूर होता जा रहा है। इसलिए वो पर्सन जो रॉकेट में है उसके लिए लेंथ कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, ठीक है। तो इसके लिए जो रॉकेट के अंदर है उसके लिए टाइम प्रॉपर है, ठीक है, लेकिन लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। जो अर्थ फ्रेम में है उसके लिए लेंथ प्रॉपर है लेकिन टाइम डायलेशन हो रही है। तो बच्चों, जो रॉकेट के अंदर पर्सन है उसके लिए क्या हो रहा है? उसके लिए टाइम तो प्रॉपर है लेकिन उसके लिए लेंथ कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। और वो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन क्या है? वो लेंथ है, फ़र्ज़ कर लें L, जो लेंथ ये मेजर कर रहा है इस रॉकेट के अंदर, ठीक है, और L बराबर किसके होगा? उसी तरह से V del T के। क्लियर हो गया? अब हमने बात की कि जो पर्सन रॉकेट के अंदर है उसके लिए टाइम तो प्रॉपर है लेकिन लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो गई है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट होगी जो लेंथ आई है वो ये L के बराबर, L इज इक्वल टू V del P। अब यहाँ पर V del P की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें L, तो LP इज इक्वल टू, इसकी जगह क्या आ जाएगा? L ओवर 1 माइनस वी स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर। बच्चों, अब ये L क्या है? डायलेटेड लेंथ, और ये क्या है? प्रॉपर लेंथ। ये फैक्टर डिवाइड हो रहा है, इधर ला के मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आ गया L इज इक्वल टू LP इंटू अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर, ठीक है। बच्चों, V की वैल्यू 0.5 सी स्क्वेयर यहाँ पर पुट करें। पुट करने के बाद आप L की वैल्यू कैलकुलेट करें। आप देखेंगे कि जो L की वैल्यू है इट इज़ वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू प्रॉपर लेंथ। तो इसका मतलब है कि वो पर्सन जो रॉकेट में है वो इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो लेंथ इंटरवल है उसको मेजर कर रहा है, तो उसके लिए ये लेंथ इंटरवल बहुत ही शॉर्ट हो गया है, यानी कि उसके लिए लेंथ कॉन्ट्रैक्शन हो गई है। लेकिन वो पर्सन जो अर्थ फ्रेम में है और रेस्ट पे है उसके लिए ये लेंथ फिक्स्ड है और प्रॉपर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लेंथ कॉन्ट्रैक्शन और टाइम डायलेशन ये एक दूसरे के कॉन्सिक्वेंसेस हैं। अगर टाइम डायलेशन होगा तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन होगी, अगर लेंथ कॉन्ट्रैक्शन होगी तो टाइम डायलेशन होगा। लेकिन ये दोनों जो इंपॉर्टेंट बात है, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये है
कि ये दोनों इवेंट्स, ये दोनों फिनोमेना, टाइम डायलेशन और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, ये एक ही फ्रेम में नहीं हो सकते। ये बात आपने याद रखनी है। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन और टाइम डायलेशन दोनों दो डिफरेंट फ्रेम में होते हैं। बच्चों, वो पर्सन जो रेस्ट पे है उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस अर्थ है, उसके लिए लेंथ प्रॉपर है, लेकिन इसके लिए टाइम डायलेशन हो रही है। और वो पर्सन जो रॉकेट के अंदर है और मूव कर रहा है, उसके लिए टाइम प्रॉपर है और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। एक और जो इंपॉर्टेंट बात है, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन को मेजर करने के लिए ज़रूरी है कि आप जिस डायरेक्शन में आपने लेंथ कॉन्ट्रैक्शन मेजर करनी है, आप उसके पैरेलल मूव कर रहे हो। अगर आप उसके पैरेलल होंगे तो ही आप लेंथ कॉन्ट्रैक्शन को ऑब्जर्व कर सकेंगे। अगर आप परपेंडिकुलर हैं या किसी और डायरेक्शन में, किसी और एंगल पे हैं, तो आप लेंथ कॉन्ट्रैक्शन को ऑब्जर्व नहीं करेंगे। आप टाइम डायलेशन को तो ऑब्जर्व करेंगे, लेकिन लेंथ कॉन्ट्रैक्शन को ऑब्जर्व नहीं करेंगे। तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन को ऑब्जर्व करने के लिए उसके पैरेलल होना ज़रूरी है। एक ये इंपॉर्टेंट बात। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो मैंने पहले बताई कि लेंथ कॉन्ट्रैक्शन और टाइम डायलेशन दोनों दो डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ लाजमो मलजूम हैं। ठीक है, एक चीज़ होगी तो दूसरी भी होगी, टाइम डायलेशन होगी तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन भी होगी, लेकिन दो डिफरेंट फ्रेम में। तो इसके साथ ही हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग? बच्चों, हमने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वाला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है और आज हम इसमें प्रूव करने जा रहे हैं एक बहुत ही फेमस इक्वेशन, एक बहुत ही ब्यूटीफुल इक्वेशन, E = mc²। फिज़िक्स में ये इक्वेशन बहुत ही ग्लैमरस इक्वेशन है। आप फिज़िक्स पढ़ते हैं या फिज़िक्स नहीं पढ़ते, फिर भी इस इक्वेशन को आप ज़रूर जानते होंगे। तो ये बहुत ही फेमस इक्वेशन है जिसमें हम मैस और एनर्जी की इक्वलेंस के बारे में पढ़ते हैं। इस इक्वेशन के बाद जो हमारा मैस और एनर्जी का कॉन्सेप्ट था वो इंटायरली चेंज हो गया। तो मैस और एनर्जी जो हैं ये इक्वलेंट हैं, यानी कि इक्वलेंट आप इसको यूँ समझ सकते हैं कि अगर आपके पास मैस है तो इसका मतलब है कि आपके पास एनर्जी है, और अगर आपके पास एनर्जी है तो आपके पास मैस है। तो इस इक्वेशन के रियल मीनिंग्स क्या हैं, इस पर एक पूरी वीडियो है अलग से। आज की इस वीडियो में हम इस इक्वेशन को प्रूव करेंगे। तो पहली बात मैं यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि इसमें जो c है, ये स्पीड ऑफ लाइट है, इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है। कुछ मिसकंसेप्शन जो हैं उनमें एक बड़ी मिसकंसेप्शन ये है कि अगर कोई चीज़ स्पीड ऑफ लाइट से मूव करना शुरू कर दे तो वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता। ये इक्वेशन जो यहाँ पर लिखी हुई है ये मोशन के बारे में है ही नहीं, ये उस ऑब्जेक्ट की एनर्जी के बारे में हमको बता रही है जो कि रेस्ट में पड़ी हुई है। इस इक्वेशन का ताल्लुक मोशन से है ही नहीं। क्लियर हो गया जी? तो स्टार्ट करते हैं, हम इस इक्वेशन को प्रूव करते हैं। तो प्रूव करने के लिए हम ये इमेजिन या ये सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है और जब आप उस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएंगे तो फोर्स लगाने से उस ऑब्जेक्ट की जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें चेंज आएगा। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। ठीक है, और वर्क डन को हम लिख सकते हैं F × dx। इसे हम क्या देते हैं जी, इक्वेशन 1। लेकिन हमने ये पढ़ा है कि अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स इज इक्वल टू dp/dt। ठीक है जी। अब P जो होता है, P बराबर होता है mv के, तो हम इसको लिख सकते हैं d/dt ऑफ mv। तो आपको ये भी पता है कि रिलेटिविटी में आमतौर पे हम ये समझते हैं कि मास एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, ठीक है, और वेलोसिटी वेरिएबल है। लेकिन रिलेटिविटी में मास भी कांस्टेंट नहीं है, मास भी वेरी कर सकता है, क्योंकि मास का जो कॉन्सेप्ट है अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, मास किसी भी बॉडी के अंदर जो एनर्जी कंटेंट्स होते हैं उन एनर्जी कंटेंट्स की मेजरमेंट को हम मास कहते हैं। सो मास जो है, जाहिर बात है कि एनर्जी कंटेंट हमेशा कांस्टेंट तो नहीं रहते। जब कोई बॉडी रेस्ट में पड़ी होती है तो उसके अंदर एनर्जी कंटेंट फ़र्ज़ करें कुछ भी हैं, ई हैं, अगर वो मूव करना शुरू कर दे तो उसमें एनर्जी कंटेंट बढ़ जाएंगे। इसका मतलब है कि मास भी वेरिएबल है, मास कांस्टेंट नहीं है अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन। तो यहाँ पर हम जब डेरिवेटिव लेंगे तो मास को हम कांस्टेंट डील नहीं करेंगे, बल्कि मास को हम यहाँ पर एक वेरिएबल क्वांटिटी के तौर पर लेंगे। इसको रिलेटिविस्टिक मास या वेरिएबल मास भी हम कह सकते हैं। सो इसका डेरिवेटिव ले लें, ये प्रोडक्ट रूल लगा दें यहाँ पर m एज इट इज़, ठीक है जी, और dv/dt प्लस
v एज इट इज़ और dm ओवर dt। इसे कह लें इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 से जो f की वैल्यू है इक्वेशन 1 में आप पुट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा जी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू f की जगह m dv ओवर dt प्लस v dm ओवर dt और साथ में dx। हमने ये भी पढ़ा है कि s इज़ इक्वल टू वी टी, और अगर मैं इसको कर लूँ x तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और अगर मैं इसको कर लूँ dx, ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा v dt। क्लियर हो गया जी। तो अब ये वैल्यू जो है dx की यहाँ पर अगर हम पुट कर दें तो हमारे पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू m dv ओवर dt प्लस v dm ओवर dt, और ये dx की जगह हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं v dt। अब इनको अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू, ये v को मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा mv dv, और जब dt को मल्टीप्लाई करेंगे तो dt कैंसिल हो जाएगा, प्लस इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो v क्या हो गया v स्क्वायर, और साथ में dm, और ये dt से क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो ये बन गई हमारे पास इक्वेशन 1, 2 और इक्वेशन 3। अब हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि रिलेटिविस्टिक मास जो है दैट इज इक्वल टू m नॉट ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पर ये कर सकते हैं कि दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर लें, तो ये हमारे पास बन जाएगा m स्क्वायर इज इक्वल टू m नॉट स्क्वायर। ये जो m नॉट है ये रेस्ट मास है, और ये क्या है रिलेटिविस्टिक मास। जब मास में वेरिएशन आती है तो ये वो मास है जो हमारा मूविंग फ्रेम में है, और ये वो मास है जो हमारा रेस्ट फ्रेम में है, ये m नॉट है, इसको हम रेस्ट मास भी बोलते हैं। अच्छा जी, तो ये बन जाएगा हमारे पास 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। अब ये फैक्टर डिवाइड हो रहा है, इधर इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा हमारे पास m स्क्वायर इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इज इक्वल टू m नॉट स्क्वायर। अब दोनों तरफ आप सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा हमारे पास m नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये बन जाएगा हमारे पास m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस m स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई होगा m स्क्वायर वी स्क्वायर। चूँकि हमने सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया हुआ है तो वो सी स्क्वायर और ये सी स्क्वायर क्या हो जाएंगे कैंसिल। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को दोबारा से हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं प्रोडक्ट रूल लगा के, पार्शियल डेरिवेटिव्स। तो m स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2m dm, और c स्पीड ऑफ लाइट है, ये हमें पता है कांस्टेंट ही होती है, माइनस यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, m स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2m dm और v स्क्वायर एज इट इज़, प्लस आना चाहिए लेकिन बाहर माइनस है तो अंदर भी माइनस आ जाएगा। अब m स्क्वायर एज इट इज़ आएगा और v स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2v dv इज इक्वल टू, ये दोनों कांस्टेंट हैं, रेस्ट मास भी कांस्टेंट है, c भी कांस्टेंट है, तो इनका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो अब हमारे पास हमने इसको इस फॉर्म में लेके आना है mv dv प्लस वी स्क्वायर dm। ठीक है जी, तो ये देखें वी स्क्वायर dm और mv dv इन दोनों फैक्टर्स को यहाँ पे रहने दें और ये फैक्टर उठा के उधर ले जाएं, तो उधर जाके ये हो जाएगा -2m dm सी स्क्वायर, और यहाँ बच गया हमारे पास -2m dm v स्क्वायर -2m स्क्वायर v और dv। अब यहाँ पर कॉमन लिया जा सकता है, आप कॉमन निकाल लें -2m यहाँ पर भी और यहाँ पर भी -2m आप कॉमन निकाल लें। तो यहाँ पर -2m कॉमन आ गया, बाहर माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ बचेगा v स्क्वायर dm, 2 भी कॉमन आ गया, m भी कॉमन आ गया, तो ये बचेगा mv dv, और यहाँ से -2m कॉमन आ गया तो ये बच गया dm इंटू सी स्क्वायर। अब देखें ये फैक्टर जो है ये हमारा कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ, तो हमारे पास फाइनली बचेगा, इसको हम लिख सकते हैं v स्क्वायर dm प्लस mv dv इज इक्वल टू सी स्क्वायर
डी एम, या मैं इसको यूँ भी लिख सकता हूँ c² dm इज इक्वल टू mv dv प्लस v² dm, एंड दिस इज इक्वेशन 4। अब देखिए इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 दोनों की राइट हैंड साइड बराबर है। अगर राइट हैंड साइड बराबर है तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर है। इसका मतलब है हम इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को कंपेयर कर सकते हैं। तो यहां पर हम लिखते हैं ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4 वी हैव चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू c² और dm। अब आप इसको कर लें जी इंटीग्रेट, ठीक है जी। ये इंटीग्रेशन होगी m0 से m तक, क्योंकि मैथ की इंटीग्रेशन हो रही है और रेस्ट मैथ जो था वो m0 था और रिलेटिविस्टिक मैथ हमारे पास m था, इसलिए हमारी लिमिट्स m0 से m होंगी। सो यहाँ डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू c² और dm की इंटीग्रेशन आएगी m, लिमिट्स हैं m0 से m तक। ये दोनों लिमिट्स यहाँ पर पुट करें तो हमारे पास आ गया जी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू c²। पहले आप m की जगह m पुट करेंगे और फिर इस m की जगह हम m0 पुट करेंगे, तो ये हमारे पास बन गई है जी इक्वेशन 5। ये बन चुकी है जी हमारे पास इक्वेशन 5। अच्छा, अब इसमें देखिए काइनेटिक एनर्जी जो है जब हमने फोर्स नहीं लगाई थी तो उस वक्त जो काइनेटिक एनर्जी थी फ़र्ज़ कर लें कि वो हमारे पास थी E0, और फोर्स लगाने के बाद काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज आया, चेंज होकर काइनेटिक एनर्जी बन गई E। तो ये हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं E माइनस E0, और यहाँ हमारे पास क्या बचेगा mc² माइनस m0 c²। अब यहाँ पर कंपैरिजन कर लें तो यहाँ फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है E, और यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास mc²। सो E इज इक्वल टू mc²। ये हमने इसको प्रूव कर दिया जी, ये आइंस्टाइन की फेमस इक्वेशन है। तो यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप इस इक्वेशन के रियल मीनिंग्स जानना चाहते हैं, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इक्वेशन क्या है, इसके रियल मीनिंग्स क्या हैं, तो उसके लिए हमारी जो अलग से वीडियो है वो भी इसके साथ अटैच कर देंगे हम, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने सिर्फ ये प्रूव किया है कि E इज इक्वल टू mc², मैथमेटिकली इसको कैसे प्रूव किया जा सकता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं हम सब लोग। वेलकम टू द बेस अकेडमी। आज हम करने जा रहे हैं जी रिलेटिविस्टिक मैथ्स का मैथमेटिकल प्रूफ। इससे पहले हम बात कर लेते हैं कि रिलेटिविस्टिक मैथ्स होता क्या है। तो अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, मैथ्स इज़ नॉट अ कांस्टेंट टर्म। जिस तरह क्लासिकल फिजिक्स में या क्लासिकल मैकेनिक्स में हम कहते हैं कि मैथ्स इज़ अ कांस्टेंट क्वांटिटी, ठीक है। मैथ्स वेरी नहीं करता, आपकी स्पीड पे डिपेंड नहीं करता, सो मैथ्स ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। लेकिन इन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जहाँ हमने स्पेस और टाइम के बारे में बात की कि स्पेस और टाइम जो हैं ये भी डायनामिकल वेरिएबल्स हैं, ये कोई कांस्टेंट नहीं होते, बल्कि ये वेरी कर सकते हैं, ठीक है। टाइम भी रिलेटिविस्टिक होता है, स्पेस भी रिलेटिविस्टिक होती है। जिस तरह हमने टाइम डायलेशन पढ़ी, हमने लेंथ कॉन्ट्रैक्शन पढ़ी, बिल्कुल इसी तरह से जो मैथ्स है उसमें भी वेरिएशन आ सकती है। डिपेंड करता है कि आप किसी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट से कितनी स्पीड से मूव कर रहे हो। अगर आप बहुत हाई वेलोसिटी से मूव कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू अ ऑब्जर्वर, तो हो सकता है कि आपके मैथ्स में वेरिएशन आए। सो आइंस्टाइन कंक्लूडेड अबाउट द मैथ्स वेरिएशन। तो सबसे पहले हमें कॉन्सेप्ट लेना होगा कि मैथ्स एक्चुअली है क्या हमारी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। इससे कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो सकती हैं। तो हमारी जो क्लासिकल कॉन्सेप्ट है मैथ्स का, उसके मुताबिक जो मैथ्स है, मैथ्स इज़ क्वांटिटी ऑफ मैटर। सो हमारे जहन में ये बात आती है कि अगर मैथ्स में वेरिएशन आएगी तो इसका मतलब है कि क्वांटिटी ऑफ मैटर में वेरिएशन आएगी। इसका मतलब है कि जब कोई ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा स्पीड से मूव करेगा विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर या विद रिस्पेक्ट टू अनदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो उसका जो मैस है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो हमारे जहन में ये आएगा कि उसके अंदर जो क्वांटिटी ऑफ मैटर है वो बढ़ना शुरू होगा। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, मैस इज़ द मेजरमेंट ऑफ एनर्जी कंटेंट ऑफ अ बॉडी। मैस इज़ द मेजरमेंट ऑफ टोटल एनर्जी कंटेंट ऑफ अ बॉडी, ठीक है।
अब देखें दो डिफरेंट डेफिनेशंस हैं। मैस हम क्लासिकल मैकेनिक्स में कह रहे हैं कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है या क्वांटिटी ऑफ मैटर है, लेकिन अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी मैस इज़ द टोटल एनर्जी कंटेंट्स ऑफ अ बॉडी। इसका मतलब है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे पड़ा है तो उसमें एनर्जी कंटेंट हैं कुछ, लेट सपोज पोटेंशियल एनर्जी है उसके अंदर, और अगर वही ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू कर दे तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगी। इसका मतलब है कि एक मूव करते हुए ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी कंटेंट हैं वो ज़्यादा होते हैं एज़ कंपेयर टू एक ऑब्जेक्ट जो कि रेस्ट में पड़ा हो। इसका मतलब ये हुआ कि हम ये कह सकते हैं कि एक मूव करते हुए ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एक मूव करते हुए ऑब्जेक्ट का मास एक रेस्ट में पड़े हुए मास से ज़्यादा होता है, एक रेस्ट में पड़े हुए ऑब्जेक्ट के मास से ज़्यादा होगा, बिल्कुल ज़्यादा होगा। ऐसे ही है अगर हमारे पास एक स्प्रिंग है, उसको हमने कंप्रेस नहीं किया हुआ, अगर हम उसको कंप्रेस कर दें तो उसमें उसके जो एनर्जी कंटेंट हैं वो बढ़ जाएंगे, उसका मास भी बढ़ जाएगा अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो ये जो मास का बढ़ना है इसे हम कहते हैं मास वेरिएशन, या हम इसे कहते हैं रिलेटिविस्टिक मास। मैं दोबारा कह रहा हूँ कि रिलेटिविस्टिक मास जो है एक ऐसा फैक्टर है जिसको हम एनर्जी कंटेंट से रिलेट करते हैं, इसको हम क्वांटिटी ऑफ मैटर से रिलेट नहीं करते। इसका मतलब है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा स्पीड से या बहुत हाई वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा तो उसका मास बढ़ने से मुराद है उसके एनर्जी कंटेंट बढ़ रहे हैं, उसका मास बढ़ने से मुराद उसके अंदर जो अमाउंट ऑफ मैटर है, ठीक है, वो नहीं बढ़ रहा, अमाउंट ऑफ मैटर वही रहेगा जो पहले था। सो अभी हम इसका मैथमेटिकल प्रूव करने जा रहे हैं। हमारे पास दो यहाँ पर फ्रेम्स हैं, एक हमारे पास स्टेशनरी फ्रेम है, इसको हमने एस फ्रेम कहा है, और ये हमारा मूविंग फ्रेम है जो कि मूव कर रहा है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v, और इसकी जो डायरेक्शन है वो ये है। दोनों फ्रेम हमारे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस हैं, दोनों फ्रेम हमारे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस हैं। अगर ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस हैं तो यू कैन नॉट डिफरेंशिएट द फ्रेम्स, लेकिन इनके अंदर जो हमारी मेजरमेंट्स हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं। सो हमने सपोज़ किया हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक का मास m1 है, दूसरे का मास m2 है। ये जो m1 है इस फ्रेम के अंदर इसकी वेलोसिटी u प्राइम है और इसकी वेलोसिटी जो है माइनस u प्राइम है। ये दोनों आपस में टकरा जाते हैं और टकराने के बाद रेस्ट में आ जाते हैं, तो इस फ्रेम के अंदर इनकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। लेकिन अगर इन्हीं ऑब्जेक्ट्स को हम इस फ्रेम से देखें जो कि स्टेशनरी फ्रेम है, तो स्टेशनरी फ्रेम में इसकी जो वेलोसिटी है वो u1 है, इसकी वेलोसिटी जो है वो u2 है, और जब ये दोनों रेस्ट में आ जाएंगे तो इस फ्रेम से अगर हम देखें तो ये दोनों वैसे तो रेस्ट में आ चुके हैं, लेकिन ये फ्रेम खुद मूव कर रहा है। अगर ये फ्रेम खुद मूव कर रहा है और एक बंदा यहाँ ज़मीन पर एक स्टेशनरी फ्रेम में खड़ा इसको देख रहा है, तो वो कहेगा कि इन दोनों पार्टिकल की वेलोसिटी वही है जो कि इस फ्रेम की है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आप एक गाड़ी की मिसाल ले लें, ठीक है जी। तो गाड़ी के अंदर एक बंदा बैठा है, ठीक है, और गाड़ी मूव कर रही है, ठीक है। अब वो क्या करता है कि वो एक बॉल को थ्रो करता है ऊपर की तरफ, वो बॉल सीधी उसके हाथों में आती है। जब ये बॉल वापस उसके हाथों में आ जाती है तो वो कहता है जी बॉल रेस्ट में आ गई है। लेकिन जो बंदा ज़मीन पे खड़ा देख रहा है वो कहेगा कि गाड़ी और उसके हाथ में जो बॉल है दोनों ही मूव कर रहे हैं और दोनों की वेलोसिटी क्या है, v है। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे बॉल इस फ्रेम के अंदर रेस्ट में भी आ जाए टकराने के बाद, चूँकि ये फ्रेम खुद से मूव कर रहा है, इसलिए इस फ्रेम के अंदर हर चीज़ उस वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है जिस वेलोसिटी के साथ ये फ्रेम खुद मूव कर रहा है। तो कोई भी बंदा जो रेस्ट पे खड़ा देखेगा वो कहेगा कि ये पूरा फ्रेम और इस पूरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर जो कुछ भी है सारी चीज़ें मूव कर रही हैं विद वेलोसिटी v। तो यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, हमारा जो स्टेशनरी फ्रेम है इसके ऊपर। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के मुताबिक टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो बिफोर कोलिजन जो टोटल मोमेंटम है वो होगा मोमेंटम ऑफ बॉल 1 प्लस मोमेंटम ऑफ बॉल 2। तो ये हमारे पास आएगा m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू, अब इस फ्रेम के मुताबिक जब ये दोनों बॉल टकराई हैं तो टकराने के बाद दोनों की वेलोसिटी क्या हो गई है, वही जो फ्रेम की है, और वो क्या है, v है। इसका मतलब है टकराने के बाद जो वेलोसिटीज़ हो गई हैं हमारे पास वो हो गई हैं m1 v1 प्लस m2 v1 v2 की बजाय अब सिंपली हम इसको क्या लिखेंगे, v लिखेंगे। तो हमारे पास ये इक्वेशन यूँ लिखी जा सकती है m1 u1, ये जो m1 वाला फैक्टर है इसको इधर ले आएँ, इधर आके ये हो जाएगा m1 v, और यहाँ हमारे पास बचेगा m2v, ये जो प्लस हो रहा है इधर जाके माइनस कर दें, ये बन गया m2 u2, और इसे हम नाम दे लेते हैं जी इक्वेशन 1 का।
अब रिलेटिविस्टिक एडिशन ऑफ वेलोसिटी वाला टॉपिक हमने पढ़ा है, उसके मुताबिक जो u है दैट इज़ इक्वल टू u प्राइम प्लस वी ओवर 1 प्लस u प्राइम v ओवर c स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास है u1। क्लियर हो गया जी। इसी तरह से हम u2 भी बना सकते हैं, तो u2 हमारे पास बनेगा u2 इज़ इक्वल टू जो सेकंड पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी इस फ्रेम में क्या है माइनस u, तो यहाँ पर u प्राइम की जगह माइनस u प्राइम प्लस v ओवर 1 माइनस u प्राइम v ओवर c स्क्वायर। और ये जो टर्म आपको नज़र आ रही है u प्राइम v ओवर c स्क्वायर, इस टर्म को अगर हम x मान लेते हैं तो ये हमारे पास u1 का जो फार्मूला है ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा, u प्राइम प्लस v ओवर 1 प्लस x, और u2 जो है हमारे पास ये होगा माइनस u प्राइम प्लस v ओवर 1 माइनस x। अब ये दोनों वेलोसिटीज़ u1 और u2 की वैल्यू आप यहाँ पर पुट करें तो हमारे पास इक्वेशन 1 बन जाएगी m1, और u1 की जगह क्या पुट करना है u प्राइम प्लस v ओवर 1 प्लस x माइनस m1 और v इज़ इक्वल टू m2 और v माइनस m2, और u2 की जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे माइनस u प्राइम प्लस v ओवर 1 माइनस x। अब इसको हम कर लेते हैं सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारे पास क्या आएगा 1 प्लस x आएगा, m1 दोनों से क्या लिया जा सकता है कॉमन लिया जा सकता है, यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास u प्राइम प्लस v माइनस m1 तो कॉमन लिया है, जब 1 प्लस x इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस v और माइनस xv बन जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरह से यहाँ पर हम m2 को कॉमन निकाल लेते हैं और एलसीएम ले लेते हैं 1 माइनस x, तो यहाँ पर ये v से मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाएगा v माइनस vx, और माइनस ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस u प्राइम, और माइनस प्लस माइनस v बच गया। तो ये देखिए दोनों तरफ ये वाली टर्म जो है ये सिमिलर हो गई। ठीक है, अगर आप गौर करें, ठीक है जी, ये प्लस v माइनस v कैंसिल, ये प्लस v माइनस v कैंसिल, u प्राइम माइनस वी एक्स, u प्राइम माइनस वी एक्स, तो ये दोनों टर्म सेम हो गई। ये सेम टर्म्स को हम कैंसिल कर सकते हैं। लो जी, इनको हमने कैंसिल कर दिया, तो यहाँ हमारे पास बचा m1 ओवर 1 प्लस x, और यहाँ हमारे पास बचा m2 ओवर 1 माइनस x। इसको सिंप्लीफाई करें, m2 को यहाँ पर ले आएँ, ये बन जाएगा m1 ओवर m2 इज़ इक्वल टू 1 प्लस x ओवर 1 माइनस x। सो दिस इज़ इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करते हैं जी, हमने ये जो सपोज़ किया था u1 इज़ इक्वल टू दिस एंड u1 इज़ इक्वल टू दिस, तो हम इसको यहाँ पर दोबारा लिख लेते हैं u1 इज़ इक्वल टू u प्राइम प्लस v ओवर 1 प्लस u प्राइम v ओवर c स्क्वायर। ये जो u प्राइम v ओवर c स्क्वायर है इसको हमने x लिया हुआ है, तो ये बन जाएगा u प्राइम प्लस v ओवर 1 प्लस x। अब क्या करें, दोनों तरफ स्क्वायर कर लें, इसका भी स्क्वायर कर लें, ये हो जाएगा u1 स्क्वायर इज़ इक्वल टू u प्राइम स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस 2u प्राइम v, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब एक काम खुद से करें, माइनस सी स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर दें, या दोनों तरफ सी स्क्वायर को माइनस कर दें, तो यहाँ पर भी माइनस सी स्क्वायर और यहाँ पर भी हमारे पास माइनस सी स्क्वायर आ जाएगा, एंड दिस इज़। अब इसको सिंप्लीफाई करें एलसीएम लेकर, तो हमारे पास आ जाएगा u1 स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज़ इक्वल टू u प्राइम स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस 2u प्राइम v, और माइनस ये मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाएगा माइनस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और माइनस 2c स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। देखिए ये टर्म हमने x के बराबर सपोज की हुई है। अगर मैं u प्राइम v को यहाँ रहने दूँ, सी स्क्वायर डिवाइड हो रहा है इधर जाके मल्टीप्लाई,
ठीक है। तो इसका मतलब है कि सी स्क्वेयर एक्स जो है ये यू प्राइम वी के बराबर है। देखिए यहाँ पर कहाँ पे आपको सी स्क्वेयर एक्स नज़र आ रहा है, ये देखिए सी स्क्वेयर एक्स जो है इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम लिख सकते हैं u प्राइम वी। ये देखिए -2u प्राइम वी और +2u प्राइम वी, तो ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगी, कैंसिल। हमारे पास बच गया जी u1 स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर इज इक्वल टू यू प्राइम स्क्वेयर प्लस वी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वेयर हम इस टर्म को लिख सकते हैं। तो यहाँ तक आपने जो चीज़ें नोट करनी हैं नोट कर लें, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसको नाम दे देते हैं जी हम इक्वेशन, ये हमारी इक्वेशन 2 थी, तो ये हमारी इक्वेशन 3 बन गई। ये सारा काम हमने किस लिए किया है, u1 के लिए किया है। अब इसी तरह से सिमिलरली आप u2 के लिए करेंगे तो वो आपके पास बन जाएगा u2 स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर इज इक्वल टू यू प्राइम स्क्वेयर प्लस वी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर और डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स का होल स्क्वेयर। दिस इज इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को डिवाइड कर दें तो हमारे पास ये बन जाएगा u1 स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय u2 स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर। इन दोनों इक्वेशंस को भी डिवाइड करें। अब देख रहे हैं कि ये जो न्यूमरेटर में टर्म्स हैं ये सेम है, ये कैंसिल हो जाएंगी, तो सिंप्लीफाई करने से हमारे पास बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर ओवर 1 प्लस एक्स होल स्क्वेयर। अब आप दोनों तरफ अंडर रूट ले लें तो ये हमारे पास आएगा जी अंडर रूट u1 स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय अंडर रूट u2 स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर इज इक्वल टू, इधर अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास बचेगा 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स। क्लियर हो गया जी। अब यहाँ तक जो चीज़ें हैं आप इनको नोट कर लें अच्छी तरह से, ठीक है। मैं साइड पे हो जाता हूँ, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। ये जो इक्वेशन हमने कैलकुलेट की हुई है, ठीक है जी, इसी इक्वेशन को हमने उसके साथ कंपेयर करना है, लेकिन उसको भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। तो चलें उसको हम पहले थोड़ा सा यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये देखिए जी, अगर मैं ये वाली टर्म से सी स्क्वेयर कॉमन निकाल लूँ तो मेरे पास बचेगा सी स्क्वेयर, अगर मैं कॉमन निकाल लूँ तो ये बचेगा u1 स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर माइनस 1, ठीक है जी, और डिवाइडेड बाय नीचे वाली टर्म में से भी यही करें, सी स्क्वेयर कॉमन निकाल लें तो हमारे पास बचेगा u2 स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर माइनस 1 और आप अंडर रूट ले लें यूँ करके इज़ इक्वल टू 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स। अब ये सी स्क्वेयर क्या हो सकता है, कैंसिल हो सकता है, ये कैंसिल हो जाएगा। इस टर्म को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस u1 स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर, और इसको लिख सकते हैं 1 माइनस u2 स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर। क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो यहाँ दोनों में माइनस आएगा तो वो माइनस कैंसिल हो सकता है, तो इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इस तरह से करके हमारे पास यहाँ बचेगा 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स। अब आप क्या करें, दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लें। रेसिप्रोकल लेने से ये टर्म बन जाएगी 1 माइनस u2 स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 1 माइनस u1 स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर, और ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स। सो दिस इज़ इक्वेशन 5। अगर आप इक्वेशन 5 को और इक्वेशन 2 को देखें तो दोनों की लेफ़्ट हैंड साइड बराबर है। अगर लेफ़्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होनी चाहिए, तो राइट हैंड साइड भी बराबर हो जाएगी। इसका मतलब है कि राइट हैंड साइड में यहाँ पर क्या है, m1 ओवर m2, ये बराबर है इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड। तो इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है जी, 1 माइनस u2 स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 1 माइनस u1 स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर। अब आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। अब हम अपने प्रूफ के करीब पहुंच चुके हैं। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो हमारे पास आ गया m1 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस u1 स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर इज इक्वल टू m2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस u2 स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर। ये देखें इन दोनों टर्म्स का जो प्रोडक्ट है वो बराबर है।
अगर इन दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट बराबर है तो इसका मतलब है ये दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट क्या है, कांस्टेंट है। क्योंकि दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो ये कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसका मतलब है हम इसको लिख सकते हैं सिंपली m इंटू 1 माइनस यू स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और ये कांस्टेंट क्या है, ये कांस्टेंट हमारा रेस्ट मास है। ये कांस्टेंट क्या है, हमारा रेस्ट मास है। सो यहाँ से अगर मुझे m की वैल्यू निकालनी हो तो m इज़ इक्वल टू m नॉट ओवर 1 माइनस यू स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर। सो दिस इज़ एक्सप्रेशन फॉर relativistic mass. Relativistic mass is equal to rest mass divided by 1 माइनस यू स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर। सो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा स्पीड से मूव कर रहा होगा तो उसका मास जो है वो रेस्ट मास के मुकाबले में ज़्यादा होगा। और मास ज़्यादा होने से मुराद अमाउंट ऑफ जो मैटर है वो ज़्यादा नहीं हो रहा, बल्कि उस ऑब्जेक्ट के जो एनर्जी कंटेंट हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं। तो इसके साथ ही हमारा ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गए हैं अब सब लोग। आज हमारा टॉपिक है जी रिलेटिविस्टिक मोमेंटम। इससे पीछे हमने रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी पढ़ा है। तो आज हम देखेंगे कि मोमेंटम की जो ओल्ड डेफिनेशन है वो क्या है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा स्पीड से मूव कर रहा हो तो क्या उसके लिए जो मोमेंटम की हमारी क्लासिकल डेफिनेशन है, जिसे हम कहते हैं कि मोमेंटम इज़ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, क्या वो डेफिनेशन वर्क करती है या नहीं करती। और अगर नहीं करती तो फिर हमें वर्क को दोबारा से मोमेंटम को दोबारा से रीडिफाइन किस तरह से करना है। तो स्टार्ट करते हैं जी हम। हमारे पास सबसे पहले ये एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है। इसके अंदर अलोंग एक्स एक्सिस आप देख रहे हैं कि ये हमारा ओरिजिन है, और इस ओरिजिन पर एक पार्टिकल जो है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में आ रहा है और एक पार्टिकल जो है ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में आ रहा है। जब ये दोनों पार्टिकल ओरिजिन पर पहुंचते हैं तो ओरिजिन पर आकर ये दोनों टकरा जाते हैं, और हमने अज्यूम करना है कि ये कोलिजन जो है ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है। और इस कोलिजन के बाद एक पार्टिकल जो है वो इस तरह से वाई एक्सिस में अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाता है, और दूसरा पार्टिकल जो है वो नेगेटिव वाई एक्सिस में डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाता है। तो हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को अप्लाई करना है। और उसको अप्लाई करने से पहले हम ये बता देंगे कि ये जो सारी मेजरमेंट हो रही हैं इनको ऑब्ज़र्व करने वाला जो ऑब्ज़र्वर है वो रेस्ट फ्रेम में है। ऑब्ज़र्वर जो है उसका फ्रेम इस सारा जो सिनेरियो है इसके हिसाब से उसका फ्रेम रेस्ट में है। यानी कि हमारा ऑब्ज़र्वर रेस्ट में है और रेस्ट में ये सारी चीज़ें वो ऑब्ज़र्व कर रहा है, इनको वो मेजर कर रहा है। तो आइए देखते हैं कि उसके लिए जो मेजरमेंट्स हैं वो क्या होती हैं और वो किस तरह से रिज़ल्ट्स पर पहुंचता है। तो बड़ा सिंपल सी बात है, हमें यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम कैलकुलेट करना है। तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, मैं यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड्स लूँगा, इसलिए मैंने इसके ऊपर वेक्टर का साइन नहीं लगाया। तो इनिशियल मोमेंटम आपको पता है ये बराबर होगा इनिशियल मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन और इनिशियल मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन। तो शुरू में आप देख रहे हैं कि दोनों पार्टिकल्स जो हैं वो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ये पार्टिकल वी एक्स वेलोसिटी के साथ पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है और ये पार्टिकल नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। दोनों की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बराबर है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसलिए इस पार्टिकल की वेलोसिटी के साथ यहाँ पर मैंने माइनस लगाया है। तो ये मोमेंटम तो हो गया ज़ीरो, क्योंकि ये पार्टिकल वाई एक्सिस में शुरू में टकराने से पहले वो सिर्फ एक्स एक्सिस में मूव कर रहे थे। तो हमारे पास जो इनिशियल मोमेंटम है वो बराबर आ गया, सिर्फ हमारे पास है एक्स एक्सिस में। तो एक्स एक्सिस में दो मोमेंटम है, तो मोमेंटम हमें पता है किसके बराबर होता है, मोमेंटम बराबर होता है एम वी के। तो m जो है इसका मैस है और इसका मैस m2 है, इसका m1, लेकिन दोनों के मैस बराबर हैं इसलिए हम 1 2 नहीं लिखेंगे। तो इसका मोमेंटम क्या आएगा mvx प्लस इसका मोमेंटम क्या आएगा mvx, ठीक है। लेकिन उसकी वेलोसिटी नेगेटिव है इसलिए माइनस vx आ जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा mvx माइनस mvx, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास इनिशियल मोमेंटम जो है वो क्या आ गया, ज़ीरो आ गया। अब हम निकाल लेते हैं फाइनल मोमेंटम। ये दोनों जब ओरिजिन पे पहुंचेंगे तो ये इनका कोलिजन होगा, ये टकराएंगे और कोलिजन के बाद
एक मूव कर जाएगा पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में और दूसरा मूव कर जाएगा नेगेटिव वाई डायरेक्शन में। ये हमारे ऑब्जर्वर के लिए उसको ऐसा लग रहा है कि चूँकि हमारा ऑब्जर्वर रेस्ट पे है, इसलिए उसको लग रहा है कि कोलिजन के बाद दोनों एग्जैक्टली वाई डायरेक्शन में मूव कर गए हैं, एक पॉजिटिव वाई में और एक नेगेटिव वाई में। सो आफ्टर कोलिजन जो हमारा मोमेंटम होगा वो होगा फाइनल मोमेंटम इज़ इक्वल टू फाइनल मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन प्लस फाइनल मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन। अब आपको पता है कि आफ्टर कोलिजन दोनों वाई डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। आफ्टर कोलिजन एक्स एक्सिस में कोई मोमेंटम नहीं है, इसलिए एक्स वाला मोमेंटम क्या हो जाएगा, ज़ीरो। और वाई में अब दो पार्टिकल हैं तो दोनों का मोमेंटम हमें निकालना पड़ेगा। तो एक का मोमेंटम आएगा एम वी एक्स प्लस दूसरे का आएगा एम माइनस वी एक्स, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये हमारे पास आ गया एम वी एक्स प्लस माइनस माइनस एम अब हमारे पास एम वी वाई होना चाहिए, क्योंकि अब वो वाई डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पर एम वी वाई होना चाहिए। तो ये फिर प्लस माइनस कैंसिल हो गए, तो फाइनल मोमेंटम भी हमारे पास क्या आ गया, ज़ीरो आ गया। सो इनिशियल मोमेंटम इज़ इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। सो यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो बहुत अच्छी तरह से होल्ड कर रहा है, नो इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं आया। ठीक है, अच्छा अब एक और सिचुएशन है हमारे पास, वही दो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, लेकिन हमारा जो ऑब्जर्वर है अब वो ऐसे फ्रेम में है जो कि मूव कर रहा है। ठीक है, तो उसी तरह से दो पार्टिकल्स हैं। ये पहला पार्टिकल है जो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है और इसकी जो वेलोसिटी है वो वी एक्स प्राइम है। दूसरा जो हमारा पार्टिकल है वो रेस्ट पे पड़ा है। आसानी के लिए हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि वो ओरिजिन पर पड़ा है, ये ओरिजिन है, वो ओरिजिन पे पड़ा है और बिल्कुल रेस्ट पे पड़ा है। ठीक है, लेकिन चूंकि अब हमारा अपना फ्रेम भी मूव कर रहा है, हमारा ऑब्जर्वर एक ऐसे फ्रेम में है, फ्रेम खुद भी मूव कर रहा है। और किस तरह मूव कर रहा है, हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो जिस डायरेक्शन में ये वाला पार्टिकल आ रहा है ना, इसकी डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में ये फ्रेम मूव कर रहा है। सो इस फ्रेम की जो वेलोसिटी है वो u है, लेकिन ये वेलोसिटी इसकी वेलोसिटी के बराबर है। इसकी वेलोसिटी अगर vx है तो इसकी वेलोसिटी भी vx है, लेकिन चूंकि इसकी डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए इसके साथ क्या आ गया है, माइनस आ गया है। तो ये इसके साथ प्राइम भी लगा दें। अब फिर हम वही काम करेंगे, बिफोर कोलिजन हम अपने सिस्टम की मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे और आफ्टर कोलिजन हम अपना सिस्टम का मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे। तो बिल्कुल वही तरीका दोबारा से इस्तेमाल करेंगे। तो इनिशियल मोमेंटम इज़ इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन प्लस इनिशियल मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन। आप देख रहे हैं कि शुरू में ये पार्टिकल सिर्फ एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है और ये पार्टिकल रेस्ट पे पड़ा है, इसलिए एक्स में मोमेंटम है, वाई में कोई मोमेंटम नहीं है। सो वाई वाला मोमेंटम जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, ज़ीरो, और सिर्फ बचेगा एक्स वाला मोमेंटम। तो दो पार्टिकल्स हैं, पहले का मोमेंटम होगा एम वी एक्स प्राइम प्लस दूसरा, अब दूसरा पार्टिकल तो रेस्ट पे है, इसकी वेलोसिटी ज़ीरो है, इसलिए इसका मोमेंटम भी ज़ीरो हो जाएगा। सो इनिशियल मोमेंटम जो है, इनिशियल मोमेंटम हमारे पास ज़ीरो नहीं आया, बल्कि इनिशियल मोमेंटम हमारे पास आ गया है एम वी एक्स प्राइम। लेकिन हमने पढ़ा हुआ है कि जब दो चीज़ें रिलेटिव मोशन में होती हैं तो हमारी जो वेलोसिटी होती है उसको हम रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी बोलते हैं, और रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी जो है ये बराबर होती है वी एक्स माइनस यू और 1 माइनस वी एक्स यू ओवर सी स्क्वायर। तो यहाँ पर वी एक्स प्राइम की जगह हम ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास इनिशियल मोमेंटम आ जाएगा एम, और वी एक्स प्राइम की जगह वी एक्स माइनस यू ओवर 1 माइनस वी एक्स यू ओवर सी स्क्वायर। ठीक है, आप देख सकते हैं कि u जो है u बराबर है माइनस वी एक्स प्राइम के। ठीक है, तो u की जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा जी m इंटू, इसके साथ हम प्राइम नहीं लगाएंगे, m इंटू वी एक्स, माइनस यू की जगह माइनस वी एक्स पुट करेंगे तो वो प्लस वी एक्स हो जाएगा। इसी तरह से नीचे भी 1 प्लस वी एक्स और 2 वी एक्स हो जाएंगे तो वी एक्स स्क्वेयर हो जाएगा ओवर सी स्क्वेयर, और m को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन गया एम वी एक्स प्लस एम वी एक्स ओवर 1 प्लस वी स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर। तो ये हमारे पास बन गया इनिशियल मोमेंटम इज़ इक्वल टू 2m वी एक्स ओवर 1 माइनस 1 प्लस वी एक्स स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर। तो ये बन गया हमारे पास इनिशियल मोमेंटम। अब हमने निकालना है फाइनल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम जो है, अच्छा अब ये देखें,
हमारा जो ऑब्जर्वर है वो एक ऐसे फ्रेम के अंदर है जो कि मूव कर रहा है। जब इन दोनों पार्टिकल्स का कोलिजन होता है तो कोलिजन के बाद ये वाले ऑब्जर्वर को लगता है कि ये फर्स्ट पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और सेकंड पार्टिकल जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। लेकिन जो ऑब्जर्वर रेस्ट पे था उसको ये लग रहा है कि दोनों पार्टिकल एग्जैक्टली अलोंग वाई एक्सिस मूव कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि वो ऑब्जर्वर रेस्ट पे था। चूंकि ये ऑब्जर्वर मूव कर रहा है इसलिए इसके लिए इन दोनों पार्टिकल्स का जो पाथ है वो डिफरेंट है। ठीक है, दोनों पार्टिकल्स कोलिजन के बाद इस तरह से स्कैटर्ड होते हैं कि दोनों एक्स एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ एंगल बना रहे हैं। ठीक हो गया। यहाँ पर आप देखें एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल था वो एग्जैक्टली 90 डिग्री है क्योंकि दोनों वाई एक्सिस में मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो एंगल है ये 90 नहीं है बल्कि 0 और 90 के दरमियान है। इस वजह से क्या होगा कि जो फाइनल मोमेंटम की वैल्यू आएगी हमारे पास वो इनिशियल मोमेंटम की वैल्यू के बराबर नहीं होगी। तो इसके दो ही आंसर हैं फिर, या तो हम कोई मिस्टेक कर रहे हैं और या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम उस सूरत में होल्ड नहीं करता अगर हमारा ऑब्जर्वर जो है वो मूव कर रहा हो बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ या वो मूव कर रहा हो विद रिस्पेक्ट टू जहाँ पर वो सारा कोलिजन हो रहा है। ठीक है, या आप यूँ कह लें कि अगर हम मूविंग फ्रेम में हों और उसी फिनोमेना को ऑब्जर्व करें तो फिर मोमेंटम कंजर्व नहीं करता, लेकिन अगर हम रेस्ट फ्रेम में हों तो फिर मोमेंटम कंजर्व करता है। सो यहाँ पर हमारे पास दो चॉइसेस हैं, या तो हम ये मान लें कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ही गलत है। ठीक है, वो डिफरेंट सिचुएशंस पे अप्लाई नहीं होता, और या हम ये करें कि हम मोमेंटम की नई डेफिनेशन करें, हम मोमेंटम को रीडिफाइन करें। सो यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन है वो ज़्यादा बेस्ट है। हम मोमेंटम को रीडिफाइन करेंगे, हम मोमेंटम की नई डेफिनेशन करेंगे। तो नई डेफिनेशन जो की हमने मोमेंटम की वो ये हो गई कि P इज़ इक्वल टू mv, और यहाँ पर हम ये कर सकते हैं कि हम m को पुट कर दें m0 ओवर 1 माइनस वी स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर। ये हमारा रिलेटिविस्टिक मैथ है। तो यहाँ पर अगर हम ये वैल्यू पुट करें तो हमारे पास मोमेंटम आता है m0v ओवर 1 माइनस वी स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर। अच्छा, अगर आप मोमेंटम की ये वाली वैल्यू लेकर दोबारा से मोमेंटम कैलकुलेट करें आफ्टर कोलिजन तो वो बिफोर कोलिजन वाला जो मोमेंटम है उसके बराबर आ जाता है। इसका मतलब है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के साथ कोई इशू नहीं है। इट होल्ड्स इन एवरी सिचुएशन। किसी भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, किसी भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में या किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में मोमेंटम कंजर्व करेगा, लेकिन हमें मोमेंटम को रीडिफाइन करना पड़ेगा अगर आप मूविंग फ्रेम्स में हैं या आप ऐसे फ्रेम में हैं जो बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ मूव कर रहा है। तो इस सूरत में आपको मोमेंटम की ये वाली वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। अगर आपकी स्पीड्स नॉर्मल हैं, आप बहुत ज़्यादा स्पीड से मूव नहीं कर रहे, तो ये जो फैक्टर है 1 ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर ये अप्रॉक्सीमेटली 1 के बराबर हो जाएगा और आपकी मोमेंटम की वही क्लासिकल डेफिनेशन जो है वो काम आएगी। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा स्पीड से मूव कर रहे हैं तो फिर आपको मोमेंटम की ये वाली वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। इसे हम कहेंगे रिलेटिविस्टिक मोमेंटम। तो ये हमारा है जी रिलेटिविस्टिक मोमेंटम। इसके साथ ही हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।